So I'll take this opportunity to introduce you to the empathy team and all of us over here. I am Dr. Neeraj Rayzada, and this is what I look like without a mask. That's Jyoti, our IT engineer, Deepthi Katyal, our advocacy coordinator, Dr. Pratibha Kale, she's a senior virologist over here, and she's been working very hard on the coronavirus. She has very graciously agreed to join us. And Dr. Sareen, our director, just so I'll take this opportunity just a few minutes to just give a background of today's meeting. The MOU between ILBS and the Empathy Campaign and VSTF was signed a long time back. Due to various reasons, this was getting rescheduled, and then this coronavirus epidemic came. So otherwise, this was supposed to be a face-to-face meeting in a classroom or something like that. So today, the sensitization workshop is about, first of all, to know you all guys, to understand what you do, and also introduce ourselves to you. Give you an understanding of what is ILBS, what we do over here, what the Empathy Campaign is about, what to expect from this collaboration, explain you in brief about what is viral hepatitis and what you need to do about it. And right now, no other workshop in India right now will be complete without coronavirus. So Neeraj, excuse me, please talk in Hindi. Sir. Can you please speak in Hindi, please? Sorry for interruption. So आज के सेशन के अंदर हम बेसिकली आपको जानना चाहेंगे और हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे आपसे, आपको वायरल हेपेटाइटिस के बारे में कुछ मुख्य बातें समझाना चाहेंगे कि आपको क्या क्या जानना चाहिए. कोरोना वायरस के ऊपर हम ब्रीफली टच करेंगे. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, आज की जो मीटिंग है, जब से हमारा कोविड पेंडेमिक आया है, आप लोग ने देखा होगा कि जिंदगी कहीं रुक सी गई है. हमारे एक्टिविटीज, आपकी एक्टिविटीज कहीं रुक सी गई होंगी. सो एक मशहूर शायर ने कहा था कि रुक जाना नहीं तुम कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साहिब बाहर के. तो दिस इज लाइक द शो मस्ट गो ऑन, एंड I'll hand over to Dr. Sareen to take this forward. सारे हेल्थ के वर्कर्स हैं या VSTF जो उनके फेलोज हैं, we have 100 districts connected, 100 because more were joining. Yes, actually more people were joining, but 100 was the limit. और उनके हेड कौन है सामने? So Dr. Bhandari. Dr. Bhandari is there. I think Dr. Ramnath Subramaniam ji हैं. सागर, डॉक्टर एक तो सागर और अमोल बेसिकली ये VSTF की तरफ से हैंडल कर रहे हैं. डॉक्टर रामनाथ अभी नहीं है. आपका परिचय पहले मैं ले लूं सर. मैं डॉक्टर सरीन हूँ ILBS से, और आप डॉक्टर हैं. कितने लोग इनमें से हेल्थ वर्कर्स हैं या इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहले हेल्थ से रिलेटेड वर्क कर चुके हैं? जस्ट से लाइक दिस, इज एनीबॉडी इन्वॉल्व्ड इनटू हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज? प्लीज पुट योर थंब अप अगर आपने पहले हेल्थ से जुड़े हुए काम किए हैं. ओह वेरी गुड, बहुत सारे लोग हेल्थ से जुड़े हुए हैं. और नीरज ने आपको अच्छे से बताया कि हम लोग ILBS में क्या करते हैं और कैसे हैं. तो मैं थोड़ा सा स्लाइड्स के जरिए आपको ये जानकारी देता हूँ. स्लाइड्स इंग्लिश में है पर बोलूँगा हिंदी में, आप चिंता ना करें. इसमें एम्पैथी में एक चीज दिखाई गई है कि ये हाथ है और ये लिवर है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस है वो अकेला महसूस करते हैं, उनका दिल, उनका दिमाग, उनका लिवर अकेला रहता है, तो हम उन लोगों को एम्पावर करें, उन लोगों को उनके अधिकार, उनका सम्मान और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करें. ऐसा हम लोगों का विचार है. और इस बारे में ये फर्स्ट है सीरीज में. हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं. मुझे नहीं अंदाज है पूरा कि आप लोग किस लेवल का वर्क कर रहे हैं. धीरे धीरे हम लोग समझेंगे. पर सबसे पहले शायद आपको ध्यान होगा कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, 7 अप्रैल, और लगभग 48 से ये
है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, और ये आज का दिन इसलिए हम लोगों ने चुना कि शायद आपको याद रहे कि ये प्रोग्राम आज शुरू हुआ है। विश यू ऑल ए हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे, और उम्मीद है कि ये जल्दी हमारी समस्या कोरोना की भी खत्म होगी। और वर्ल्ड हेल्थ डे पे हम लोगों की जो उम्मीद है कि पूरा वर्ल्ड जो है हेपेटाइटिस फ्री हो। हर एक की अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं, न्यूरोलॉजी वाले अपना कहेंगे, हार्ट वाले अपना कहेंगे, पर हाँ, हम लोगों की उम्मीद है कि ये वर्ल्ड हेल्थ डे में इस साल हमारा सबका लिवर पूरे वर्ल्ड में ठीक रहे। और उसके कई तरीके भी हैं, आपको अंदाज है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बाकी के टॉक्स में आपको बताएंगे कि हाँ, आप अपना फिजिकल हेल्थ अगर ठीक रखें, टॉक्सिन्स, अल्कोहल, स्पेशली ड्रग्स को आप बचाएं, और मेडिकेशंस के बारे में भी अननेसेसरी दवाइयां ना लें, बैलेंस डाइट रखें, लिवर में फैट नहीं जाने दें। और सबको पता है हैंड वॉशिंग और हाइजीन की इम्पोर्टेंस, एंड सेफ सेक्स, एंड ऑफ कोर्स हेपेटाइटिस के लिए जिसके वैक्सीन है वो लगाते रहें। और बहुत सारी चीजें हैं, पर ये एक मैसेज ये है कि अगर हम ये सारी चीजें रखें तो करीब करीब लिवर की सारी बीमारियां प्रिवेंटेबल होंगी। और ये साल जो है नर्सेस के लिए है, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है WHO डे में। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग सब, खाली ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है, आप सब, आपके साथ जो नर्सेस हैं, हम उनको भी थैंक्स देना चाहेंगे, और इवन एट लोअर लेवल जो भी वर्क कर रहे हैं उन सब के लिए भी। और ILBS जो है एक इंस्टीट्यूट है, एक लिवर यूनिवर्सिटी है अपने आप में, जहाँ पे हम लोगों का बहुत छोटा सा विजन है ये कि हम एक ऐसे ब्रीड को तैयार करें, ऐसे ग्रुप को तैयार करें, स्टूडेंट्स के, सर्जन्स के, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो लिवर के बारे में और लिवर से रिलेटेड डिजीज के बारे में अधिक से अधिक समझें और रिसर्च करें, पेशेंट्स को ट्रीट करें। तो साल में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लिवर के पेशेंट्स देखते हैं, और 100 से करीब अधिक लिवर ट्रांसप्लांट्स हैं, और सबसे बड़ा इंटेंसिव केयर यूनिट भी लिवर का है। हमारे 4 पिलर्स हैं इंस्टीट्यूट के। अभी 500 की कैपेसिटी है, 540 की, पर 274 बेड्स हैं हमारे, जिसमें 40% ICU हैं। तो मरीजों का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग, रिसर्च, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है जिसमें आप लोगों को हमने जोड़ना की कोशिश की है, वो कम्युनिटी आउटरीच है, जिसके कारण हम चाहते हैं कि लोगों को लिवर डिजीज नहीं हो। और इस पार्ट में हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन आप लोगों के साथ बनाएं। ILBS में WHO का ट्रेनिंग सेंटर भी है, और बहुत सारी गाइडलाइंस जो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम बना, वो सारा भी ILBS ने उसकी बैकबोन रखी थी। हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में सिर्फ एक स्लाइड बताऊंगा कि ये मैन से मैन में ट्रांसमिट होती है। अगर मुझे हेपेटाइटिस बी है तो मैं औरों को इन्फेक्ट कर सकता हूं, और जैसे भी कोरोना है ये तो हवा से चला जाएगा, ड्रॉपलेट से चला जाएगा। इसमें हेपेटाइटिस बी और सी में जरूरी है कि ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मदर से बेबी। तो आप जिस तरह से अपनी मदर को चूज नहीं कर सकते, अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो बच्चा अगर पॉजिटिव पैदा होता है तो बच्चे की कोई गलती नहीं। सिर्फ यही बताने के लिए मैंने ये लिखा है ये स्लाइड में कि ये मदर टू बेबी ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी में सबसे ज्यादा है, और भारत में 6 करोड़ को हेपेटाइटिस बी या सी है। और हेपेटाइटिस बी या सी से एक दिन में जितनी डेथ होती हैं वो टीबी, मलेरिया, HIV से ज्यादा है। आप इसको दोबारा से ध्यान से सुने। मोर डेथ्स इन वन डे ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी देन कंबाइंड टीबी, मलेरिया एंड HIV इन अ ईयर। टीबी, मलेरिया और HIV जनरली मैनिफेस्ट करते हैं, खांसी है, बुखार है, मलेरिया हो गया, टीबी हो गई। हेपेटाइटिस बी और सी साइलेंट रहते, लोगों को पता नहीं। और जैसे टीबी हो जाती है तो लोग कहते हैं छूत की बीमारी है, दूर रहो। उससे भी ज्यादा भय लोगों को है, स्टिग्मा है हेपेटाइटिस बी और सी का। अब जैसे आप कोरोना का है,
मोहल्ले के अंदर दूसरी गली के अंदर कोई जा रहा हो रिक्शे में तो उसको भी पत्थर मार देते हैं कि भाई उसको कोरोना वायरस, उसकी कोई गलती नहीं, वो तो किसी और के संपर्क में आया, कोरोना हो गया। तो भी हेपेटाइटिस बी और सी में भी यही है। मैं बहुत समय पहले एक जगह गया तो वहां सड़क के दो भाग थे। एक भाग पे वो लोग थे जिनको कि हेपेटाइटिस सी था, उनका अलग था, वो पहाड़ी के एक साइड में चलते थे, और पहाड़ी जिस साइड में सेफ साइड में थे उनका, जिनको हेपेटाइटिस सी नहीं था, अगर छाता भी छू जाए तो भी उस बेचारे को धक्का देने की कि पहाड़ी से गिरा देंगे, ऐसी उन लोगों की समझ थी। तो ये एक स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन जो है, अगर ऐसा होगा तो लोग डर के मारे टेस्ट नहीं कराते, डर के मारे दवाई लेने नहीं जाते कि यार मैंने हेपेटाइटिस बी की दवाई ली तो वाइफ क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, अपना एम्प्लॉयर क्या कहेगा, बताते नहीं, डॉक्टर भी नहीं बताते। अब मैं आपको कुछ सिनेरियोज दिखाता हूं। अभी हम लोग 2020 में हैं, 2040 में मलेरिया और HIV और TB बिल्कुल कम हो जाएंगे जितनी डेथ होंगी, पर हेपेटाइटिस बी और सी की डेथ इन सब से ज्यादा हुई। और ये नीरज दोबारा से इसको समझाएंगे, पर ये सिर्फ बताने के लिए कि इन 3 कॉमन बीमारियों से ज्यादा है। तो हम इसको कैसे एलिमिनेट करें? हम सोचेंगे 2080, 60 साल चाहिए हमें। तो हेपेटाइटिस बी और सी से जो भी लोग इन्फेक्टेड हैं, हम उनका ट्रांसमिशन बंद कर दें, मतलब जो इन्फेक्टेड हैं उनको हम दवाई दे दें, फ्री ड्रग्स, और वो भारत सरकार ने दे दी, और उनका इलाज अगर फ्री हो जाए, वो घर से बाहर निकल के आ जाएं, तो जितने नए पैदा बच्चे होंगे उनको हेपेटाइटिस बी नहीं होगा, और उनको हम वैक्सीन भी लगा देंगे। तो हमारा एम ये है कि जो इन्फेक्टेड हैं उनको ट्रीट करो, जो नए पैदा हो रहे हैं उनको इम्यूनाइज करो। और बहुत सारे ऐसे कार्टून्स बने हैं जो कहते हैं किल इट बिफोर इट किल्स यू। मैं यही बता रहा हूं कि हम लोग 20 साल से 1998 से हेपेटाइटिस डे मनाते हैं, और उसमें स्कूल के बच्चे, आप लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके अंदर हम लोग सिर्फ ये बताते हैं कि हम वायरस को पहले खत्म करें। अब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं। एक कुली है, वो कुली जो है भारत से और दुबई जाकर के काम करना चाहता है, कुली का काम, और वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, क्या वो वहां काम कर सकता है? सिर्फ कुली है, और वो कुली का काम दुबई में, कतर में जाकर के करना चाहता है, और वो कुली बड़ा फेमस कुली है। आप जानते हैं इस कुली को? सब लोगों ने देखा हुआ ये पिक्चर। अगर अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और वो आज जाकर के मिडिल ईस्ट में काम करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल नहीं, उसको वीजा ही नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, ये एक प्रोफेसर है, नाम मत देखिएगा, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, वो लंदन में जाकर के काम करना चाहता है, सर्जरी करना चाहता है, क्या उसे नौकरी मिलेगी? उसको नौकरी नहीं मिलेगी। नो, लंदन में वो अलाउड नहीं होगा। हमारा आज का सिस्टम इतना खराब है कि हम इन लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। भाई तू वहां पे जाकर, कोई भी हो, तेरे को वीजा नहीं मिलेगा, तू काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक स्टिग्मा है, और आज की तारीख में ये स्टिग्मा हमें निकालना है, हमें इन लोगों को ट्रीट कर देना है। तो हमारा एम्पैथी कैंपेन इस बेसिस पर है कि हम, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हमें मदद दी है कि हम लोगों को बताएं कि हेपेटाइटिस बी और सी क्या है, उनका डर निकल जाए, और उसके साथ जो भ्रांतियां, जो अलग अलग तरह के विचार और मिथ्स हैं, उनको दूर करें। और ये जर्नी के अंदर बहुत सारी जगह हम लोग गए, और हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं, आपको एजुकेट करेंगे ये लोग। मैरी कॉम जो है हमारी एम्बेसडर हैं, जो कि इसको मुक्का मार के बताएंगी कि वायरस को कैसे खत्म कर सकते हैं। और बहुत सारे ये पोस्टर्स बनाए हैं इन लोगों की टीम ने, जो पूरी टीम है,
ये आप हर जगह ये पोस्टर्स यूज कर सकते हैं कि बच्चे को वैक्सीनेशन करना है, किस तरह से आप बच्चे को लाइफ दे सकते हैं, किस तरह से आप वैक्सीन है, किस तरह से दवाइयां हैं। तो ये सब सिर्फ इसीलिए आपको मैं ब्रीफ बता रहा हूं कि हम लोगों का विचार कोई पर्सनल गेन नहीं है कि ILBS को ये चाहिए कि और मरीज आ जाए। हमारा आप लोगों से जुड़ने का, और आप लोग सारे विलेज वर्कर हैं, आप रियल वर्कर हैं, आप वो लोग हैं जो कि समझते हैं कि गांव वाले या कस्बे वाले लोग कैसे ये बातें समझेंगे। हम लोग शायद ये पोस्टर्स बनाकर बड़े खुश हो जाएंगे, पर आप लेके जाएंगे ये पोस्टर, गांव वाला कहेगा जी हमें कोई फायदा नहीं। आपको अपने पोस्टर्स बनाने होंगे, आपको अपने माध्यम देखने होंगे, और हमें बताना होगा कि ILBS वालों को आप ऐसे काम करें। तो ये हमारा जो एक तरह से प्रयास है, उसमें आपका ज्यादा योगदान चाहिए, आपसे हमें मदद चाहिए कि हम और एक मॉडल बन जाए, इस तरह से VSTF से जुड़ने से एक मॉडल बन जाए। और राज भंडारी साहब होंगे, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, तो राज भंडारी साहब इसको आगे ले जाने के लिए, नीरज और पूरी टीम जो लगी हुई है, आप लोग बार बार हमें मैसेज बदें कि ये ऐसे होना चाहिए, आपका फील्ड में क्या रिएक्शन है, लोग क्या समझते हैं, और क्या हमें अगले 6 महीने में कितनी बार ये। तो आज से ये शुरुआत है ट्रेनिंग की, आप लोगों को एक तरह से अवेयर करने की, आप लोगों को हो सकता है पता हो। तो इसके साथ ही मैं पूरी टीम को थैंक्स दूंगा, नीरज को, डॉक्टर प्रतिभा को जो हमारी फंगल डिजीजेज माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सीनियर डॉक्टर हैं, और बाकी टीम को, और आप सबको जिन्होंने इसमें, रमाकांत जी ने आए, उनको धन्यवाद दूंगा, सबको जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया। थैंक यू ऑल एंड हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. So फॉर्मेट जो हम इसका आज का फॉर्मेट फॉलो करेंगे, आपके पास ऑलरेडी 4 लोगों के नंबर्स भेजे गए हैं, तो कहीं पर अगर प्रॉब्लम आ गई हो तो यू कैन कॉल दोज नंबर्स, अभी शूटिंग। सो एंड वी हैव हमें बेसिकली 11:30 खत्म करना हो, क्योंकि इसके बाद हेल्थ डे है, तो हमारे और भी काफी सारे इवेंट्स हैं। So we'll try to keep it short. We'll take questions in the end. तो कोई जो भी आपके प्रश्न हो, can you help me with this? You have to share the screen. So first I have a short presentation. एक छोटा सा presentation है कि empathy campaign है क्या, किस बारे में है, और हम इसमें कर क्या रहे हैं, ताकि आपको So I'll skip this slide. So basically जो एसेंस है एम्पैथी कैंपेन का, सिर्फ जागरूकता फैलाना नहीं है। जागरूकता, हम अगर किसी के साथ कोई जागरूक कर रहे हैं, हम उसको इस तरीके से जागरूक करें कि वी जनरेट अ डायलॉग, कि वो आगे जाकर उसको इतना इंफॉर्मेशन मिले कि उसे बीमारी के बारे में समझ में आ जाए, और वो अपने समाज के अंदर जाके, अपने घर जाके बाकी लोगों को भी इसके बारे में करे। So it's not about generating awareness, about generating, इसके ऊपर एक वार्ता स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एक सिंपैथी, we do not want to create sympathy, एक सहानुभूति की फीलिंग नहीं, हम सद्भावना की फीलिंग, मतलब एक एम्पैथी की फीलिंग जनरेट करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो भी किसी को ये बीमारी है, अगर मुझे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, किसी भी तरह से अगर हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, किसी भी तरीके से आपको मुझसे खतरा नहीं है। हाँ, अगर मुझे जुकाम हो या कुछ और ऐसी बीमारी हो जो एयरबॉर्न है, तो मैं आपको इन्फेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे कोरोना हो और अभी मैंने मास्क उतार दिया है, तो आई कुड इन्फेक्ट यू इफ यू वर वर्किंग विद मी, तो अगर मेरे पास बैठे होते। बट हमें ये लोगों को समझाना है कि इसके साथ कुछ दया भावना दिखाने की जरूरत नहीं है। एनी इंडिविजुअल लाइक यू, एंड मोस्टली मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट होता है। तो जब घर में बच्चा होता है, उसी टाइम पे वहां पे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसके अंदर किसी को जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज गोइंग थ्रू। एंड हम एक इनोवेटिव कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, जिससे एक हमारे समाज के अंदर एक कम्युनिटी एक्शन स्टार्ट हो, कि पीपल जॉइन दिस, कि लोग इस कैंपेन के साथ, अभियान के साथ जुड़े और उसको अपनाएं और उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। सो बेसिकली जो हमारे टारगेट ग्रुप्स हैं वो जनरल पॉपुलेशन है,
पेशेंट्स जो इसके मरीज हैं, हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, और जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं। तो हम इन सब तक पहुंचना चाहते हैं ताकि एक बहुत छोटे समय के अंदर सब के सब सशक्त हो जाएं हेपेटाइटिस के विरुद्ध। एम्पैथी एक काफी स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट है। वी हैव अ चार्टर जो हमारा गाइडलाइंस है, जिसके अंदर which dictates what we are doing. We have a very structured technical working group, and Dr. Raj Bhandari is part of our and a very active member of our technical working group with very senior government officials and many visionaries in that, which oversees the implementation के हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो technical working group हमारे देखता है। Empathy Resource Center एक जो structure है वो ILBS में based है, which I am heading. So Empathy Resource Center with the empathy team is in charge of implementing the project, and empathy network, which are a lot of organizations, बहुत सारे organizations जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, and we expect that VSTF जो by the means of this MOU जो हमने VSTF के साथ साइन किया है, becomes a part of this empathy network, and हम आपके through ये activities आपके प्रांतों के अंदर implement करें। So this is basically our project structure कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। Okay, so this slide is messed up. Okay. Anyway, so ये हमारा कुछ टेक्निकल एरर है। So basically इसके अंदर अगर हम देखें एम्पैथी का जो कैंपेन है, इसके अंदर बेसिकली 4 टाइप की एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। सबसे one arm is one which is called call to action initiative. Call to action initiative मतलब कि हम जो भी कोई एक ऐसा कैंपेन करें जिससे आगे जाकर और एक्शन जनरेट हो। नेक्स्ट स्लाइड में ठीक से है, नेक्स्ट स्लाइड में है ठीक से। Can we quickly change the font somewhere? That I understand. Just give me 1 minute. इसका फॉन्ट किसी तरह से चेंज हो सकता है? वाइट कर दो। टेक्स्ट का ही नहीं रहा ऊपर टेक्स्ट कलर। ब्लैक की जगह कोई और ले लेते हैं। वाइट कर दो, इसको वाइट कर देना। So I think मेरे ख्याल से अब कुछ दिख रहा होगा, वो एक्चुअली हमारा कुछ टेक्निकल एरर था उसकी वजह से। तो हमारे कॉल टू एक्शन इनिशिएटिव्स कई टाइप के कॉल टू एक्शन इनिशिएटिव्स हमारे चल रहे हैं। कॉल टू एक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। सो वन ऑफ दिस इनिशिएटिव व्हिच हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इज आई प्लेज माय सपोर्ट। मैं शपथ लेता हूं कि आपको अपना सपोर्ट दूंगा। Why don't you switch on the mic and keep on speaking whenever I... So इस इनिशिएटिव के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, डिफरेंट इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज हो गए। वहां पर जाकर हमने कुछ लोगों को सेंसिटाइज किया अबाउट हेपेटाइटिस, उनको समझाया कि हेपेटाइटिस के कुछ छोटे में समझाया, फिर वहीं पर हमने उनको वैक्सीनेट किया, वहीं पे उनको स्क्रीन किया। तो और उनसे ये शपथ दिलवाई कि वो जब घर जाएंगे तो घर जाने के बाद हमने उनके लिए ये चीजें फ्री में करी हैं, लेकिन अपनी फैमिली को वो स्क्रीन करवाएंगे, उन सबको सेंसिटाइज वो करेंगे और अपनी कम्युनिटी के अंदर वो लोगों को करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमने सिर्फ उनको सेंसिटाइज किया और उससे हमारे कई गुना हमारे नंबर्स बढ़ गए। तो इफ यू लुक एट दिस, हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को रीच किया, हमने उन्हें एजुकेट किया और हमने उनको फ्री स्क्रीनिंग दी और वैक्सीनेशन दी। तो यहाँ पर हम कुछ 5-1 हजार लोगों तक पहुंचे थे लास्ट दिसंबर तक। 4-1 हजार लोगों को हमने स्क्रीन किया था और उनमें से कुछ 3800 को वैक्सीनेट करवाया और उनसे शपथ दिलवाई कि भाई ये चीज जो हमने उनके लिए करी वो
अपने खर्चे पे अपने लोगों के लिए करवाएंगे। तो उनके थ्रू वी रीच्ड आउट टू some 46,000 people. So 5,000 को हमने रीच किया. So this is call to action. Just to explain you what call to action is. So उनके थ्रू we reached out to 46. उन्होंने sensitize किया 46,000 लोगों को. उनके family members, around 18,000 family members were sensitized. उन्होंने आगे अपने family members और अपने रिश्तेदारों के अंदर कुछ 14,000 लोगों को वैक्सीनेट करवाया और स्क्रीनिंग हुई अराउंड 13,000 की. सो ओवरऑल जो हमारा जो रीच था, हमने 5,000 से जाकर हमने बहुत सारे लोगों को रीच किया. सो दिस इज वन ऑफ द कॉल टू एक्शन इनिशिएटिव व्हिच वी आर डूइंग, व्हिच इज कॉल्ड आई प्लेज माय सपोर्ट. सिमिलरली वी आर डूइंग वन मोर थिंग. एक और चीज जो हम कर रहे हैं वो है मल्टी टियर इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन. आपने देखा होगा कि जितने भी पैम्फलेट्स वगैरह बांटते हैं हम लोग या कुछ जागरूक बन करने के लिए कुछ पोस्टर्स कुछ देते हैं, नॉर्मली वो एक्चुअली कोई पढ़ता नहीं है और वो फिक जाते हैं. लेकिन एक छोटा सा कागज जब आपके घर पे कोई बच्चा लेकर आता है अपने स्कूल से, तो उसके एक एक शब्द एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़ी जाती है. तो आइडिया इज कि हम बच्चों को डिफरेंट स्कूल्स के एक जगह पे बुलाएं और उनसे कहें कि वो हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ के हैं. तो जब वो पढ़ के आ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स ने उनके साथ बैठ के पढ़े, उनकी अध्यापकों ने उनको पढ़ाया हेपेटाइटिस के बारे में. अब ये जब वहां पर आए, इसको हमने लाइव कास्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर, एवरीबडी कैन सी इट. उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हेपेटाइटिस के ऊपर और जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस देगा तो उसको कुछ प्राइजेस दिए. तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक हैप्पी वे, फन वे ऑफ लर्निंग भी हो गया और पेरेंट्स को एक वो होता है कि हाँ मेरे बच्चे ने आज ये चीज जीता, तो वो और उन्होंने भी उसको अपने माध्यम से और लोगों तक पहुंचाया. सो दिस इज वन अदर थिंग व्हिच वी आर डूइंग. वी हैव डन, हमने इसका इंटर स्कूल का ऑलरेडी क्विज कंपटीशन वी हैव डन इन कैलकाटा, कोची, त्रिवेंद्रम, and we have reached out to more than 60,000 people through these. Happy School initiative is one more initiative जिसके अंदर हम स्कूल के टीचरों को बुलाकर उनको सेंसिटाइज करके उनको हेपेटाइटिस पढ़ाते हैं. फिर हम उनके साथ एंगेज करते हैं कि आगे वो जाके अपने स्टूडेंट्स को किस किस तरीके से उसके बारे में पढ़ाए. क्योंकि जिसके अंदर अगर वो जाकर सिर्फ हेपेटाइटिस के बारे में एक चैप्टर पढ़ाने लग जाएंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आएगा. उसको डिफरेंट तरीके से कुछ पोस्टर मेकिंग में, कुछ ओरेशन कॉन्टेस्ट करके या फिर कुछ रैली निकाल के अगर बच्चे करते हैं तो पेरेंट्स तक भी ये मैसेज पहुंचेगा उनके माध्यम से. तो दिस इज व्हाट हैप्पी स्कूल अबाउट. एंड इसके मोर देन 5 लाख लोगों को हमने रीच किया है थ्रू हैप्पी स्कूल. Very proudly, I would like to share that under the Empathy campaign, we have organized the first international cartoon contest on liver health, जिसके अंदर हमने basically एक कॉल दिया था कि हमने ये कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है. लोगों को जो डिफरेंट कार्टून आर्टिस्ट हैं आमंत्रित किया कि वे आकर इससे जुड़े और कुछ कार्टून बना के लिवर हेल्थ पे भेजें. सो कोई 40 से ज्यादा कंट्रीज से हमारे पास एंट्रीज आई, मोर देन 1000 एंट्रीज व्हिच वी गॉट. और उसके माध्यम से लोगों ने अपने कल्पना को इस्तेमाल करके बड़े क्रिएटिव मैनर के अंदर लिवर हेल्थ के बारे में उन्होंने कार्टून बना के भेजे, जिसका हमने कई एग्जीबिशंस किए हैं. सो उससे हम काफी सारे लोगों को रीच आउट कर रहे हैं. अदर थिंग्स व्हिच वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ एडवोकेसी एक्टिविटीज, बिकॉज हम अगर करते रहेंगे और हमारे जो देश के जो हमारे मंत्री हैं और हमारे जो डिसीजन मेकर हैं, पॉलिसी मेकर हैं, अगर वो हमारे साथ नहीं जुड़ते तो हम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे. सो हम उनके साथ एडवोकेसी करने के लिए हमने डिफरेंट कॉन्क्लेव्स ऑर्गेनाइज करी, जिसके अंदर डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स, ministers like Health Minister of India, Speaker of Parliament, and Law Minister, and several speakers have joined. We have sensitized them, and and through them we have reached out to many more people. Maricom is our brand ambassador, and she is featured, and she is regularly supporting us on social media के जितने भी होते हैं, Facebook, Twitter के ऊपर वो अपने followers को message देती रहती हैं regarding hepatitis, which we pass on to her. We are also organizing awareness drive in Delhi Metro के अंदर. हमने awareness, जैसे आप जानते होंगे, जैसे मुंबई के अंदर मुंबई का जो आपका ट्रेन सर्विसेज है, उसी तरह से दिल्ली के अंदर दिल्ली मेट्रो है. तो दिल्ली मेट्रो के अंदर रोज लाखों लोग जाते हैं. तो हमने दिल्ली मेट्रो के अंदर कुछ अवेयरनेस शिविर ऑर्गेनाइज किए थे, जिसके अंदर हमने बहुत सारे लोगों को किया, एंड वी डिड इट इन द फॉर्म ऑफ क्विज. We are also mass media camp. आज की डेट के अंदर जो mass media है, this is something which is very innovative. We can reach out to a large number of population in a very small amount of time. तो इसमें हम FM channels के थ्रू कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा डिफरेंटली कर रहे हैं. जैसे अगर हम
अगर आप FM सुनते होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर 1 घंटा आप गाना सुन रहे हैं, उसके अंदर से कम नहीं तो 20 मिनट तक तो ऐड आते रहते हैं, तो वो ऐड के टाइम पे आप चैनल चेंज कर देते हैं। बट वी हैव डन इट इन अ डिफरेंट मैनर। हमने डिफरेंट RJs जो हैं, जो रेडियो जॉकीज हैं, जब वो बोल रहे होते हैं, वो कुछ व्यंग कर रहे होते हैं, कुछ बात पे चर्चा कर रहे होते हैं, तो सब ध्यान से सुनते हैं कि ये भी कुछ नई चीज बताएगा RJ और हमारा मनोरंजन करेगा। तो उनके थ्रू हमने मैसेजेस भिजवाया है, तो वो अपनी भाषा, अपने स्टाइल के अंदर उन्होंने ये मैसेज हमारा आगे आगे पहुंचाया है। सिमिलरली हमने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं उन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट, जो अगर आप चाहें हम मराठी में उनको ट्रांसलेट, उनको डब करवा सकते हैं आपके लिए, जो आप यूज कर सकते हैं अपने जब आप अवेयरनेस करना चाहें। वी आर ऑल्सो वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर हमारा एक कैंपेन चल रहा है जिसको कहते हैं आई प्लेज नो हैप कैंपेन, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम प्रकाश बिरला जी ने लॉन्च किया था लास्ट ईयर, एंड थ्रू दिस वी हैव रीच्ड आउट टू मोर देन 7.5 मिलियन पीपल। क्योंकि अगर हो सकता है कि मैं एज अ डॉक्टर एक चीज सोशल मीडिया पे डालूं तो कोई उसको शायद ना जाने, लेकिन जैसे आपको वहां पे कुछ आपके 1000-2000 लोग गांव में लोगों को जानते हैं, उनके बीच का कोई जना जब उस पे डालता है तो उसकी एक मैसेज की एक अलग ओनरशिप हो जाती है। सो वी आर ट्राइंग टू उसका जो पेनिट्रेशन है हम उसको टैप करना चाह रहे हैं, और उनके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम हेपेटाइटिस बी के, तो किसी को ये भी मैसेज मिल जाए सोशल मीडिया के हेपेटाइटिस बी एंड सी मेरे लिए रेलेवेंट है, मुझे इसके बारे में जानना है, बाकी जानकारी अगर उसके पास नहीं है तो किसी ना किसी माध्यम से वो ले सकता है। तो जो लोग आपसे जुड़े हैं वो सोशल मीडिया पे आपके थ्रू हम उन और लोगों को पहुंचना चाहेंगे। सो दिस इज वन मोर कैंपेन विच वी आर डूइंग। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर डूइंग आउटरीच एक्टिविटीज रेगुलरली इन स्लम्स, जिसमें हम स्लम्स में जाते हैं, क्योंकि स्लम्स के एक डिफरेंट मार्जिनलाइज पॉपुलेशन होती है जिनके लिए अवेयरनेस से ज्यादा कुछ सर्विस डिलीवरी बताना जरूरी है, और उनको उन्हीं की भाषा के अंदर, उन्हीं के माहौल में, उनसे कहीं पे बोले यहाँ जाके इस चीज की जांच करा लो, कोई जा नहीं पाएगा, उनके पास समय नहीं होता। तो वहां पे हम स्लम्स में जाके उनके लिए सेंसिटाइजेशन और स्क्रीनिंग्स कर रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमने एक एम्पैथी नेटवर्क बनाया है ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस बी एंड सी, जिसके अंदर जितने लोग हैं जिनको ये इन्फेक्शन है वो इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, हार्डली 1 मिनट लगता है रजिस्ट्रेशन करने का। उन्हें कोई हमसे जानकारी चाहिए, ILBS हेपेटाइटिस बी एंड सी के लिए एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन है एंड पूरे विश्व में काफी विख्यात है अबाउट हेपेटाइटिस लिवर बीमारियों के लिए। तो अगर उन्हें कोई हमारे विशेषज्ञों से कोई जानकारी चाहिए वो उससे हमसे पूछ सकते हैं। उन्हें कहीं पे कोई तकलीफ आ रही है, उन्हें किसी, तो वो हमसे सपोर्ट के लिए रीच आउट कर सकते हैं। और बेसिकली वो हमसे अपनी जहां पर कठिनाइयां आ रही हैं वो शेयर कर सकते हैं। पीछे जितने भी हमारे ये इवेंट्स हुए हैं, जो एडवोकेसी इवेंट्स हुए हैं, वहां पे हमने कोशिश किया है कि जो लोग के अपनी लाइफ के अंदर कहीं कुछ परेशानी आई है तो किसी मंत्री के सामने उनको बुलाकर उनसे अपना जो उनको कठिनाई आ रही है उनसे एक्सप्रेस करवाएं, ताकि वो जो ये हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको समझ में आए कि डायरेक्टली फ्रॉम, नॉट फ्रॉम मेरे मुंह से नहीं, जिसको परेशानी होती के मुंह से, कि भाई परेशानी है कहां पर, उनको कहां पर तकलीफ है, ताकि वो उसी हिसाब से उसके लिए कोई नीतियां बनाएं हमारे देश की। I think we are running bad on time. I have a short video on what various achievements of empathy campaign. So अगर time permit करता है तो end में उसको भी हम एक बार देख लेंगे। So this is in short introduction on empathy campaign. अगर आपके पास कोई questions हैं, कुछ हैं, तो please note कर लीजिए। हम end के अंदर question answer एक session कर लेंगे। Also I would like to check with Dr. Raj Bhandari. Sir, हम questions end में ले लें या बीच में should we keep it interactive? नहीं, एंड में ले लें। अगर आपको 11:30 बजे खत्म करना है तो अभी जरा सी इनसे ये बात कर लें कि इनको फील्ड में जाके क्या करना है बेसिकली। So next वो आपका, so as per the agenda, so this was my brief about what empathy campaign is doing so far. Empathy campaign was launched जुलाई 2018 में ही हमारा ये बेसिकली अभियान स्टार्ट हुआ था, एंड बेसिकली हम 1-1.5 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ये बेसिकली एक सारांश था कि हमने इसके बारे में क्या क्या किया है। सो आपके पास जो भी क्वेश्चन हो प्लीज उनको नोट कर लीजिए। एंड के अंदर हम क्वेश्चन आंसर सेशंस लेंगे। आई एम श्योर आज सारे के सारे क्वेश्चंस तो शायद हम नहीं आंसर कर पाएंगे, बट वी कैन एनी डे
with support from the VSTF team and Dr. Raj Bhandari sir, we can have another session where we can continue this and quell all your doubts. So the next, as per the agenda, is I'll hand over this to Dr. Raj Bhandari so that he can explain basically ये जो collaboration है VSTF और empathy campaign का, इसमें what is his expectation, and he can give his vision to us and guide us on what he is expecting out of us. So over to you, sir. अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। डॉक्टर नीरज इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उन्होंने आपको संक्षिप्त में बताया कि ILBS एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है कंट्री की, और ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हम सीधे ILBS से जुड़े। और आज एक और बहुत बड़ी सौभाग्य की बात कि डॉक्टर सरीन से हमें ये उद्बोधन सुनने को मिला। तो ये जानते हुए कि परिस्थितियां इतनी विषम हैं, और इसमें मैंने कल आपसे जितने हमारे RDFs हैं उनसे मैंने आधे घंटे चर्चा की, और इस विषम परिस्थिति में आप ये समझ गए कि जान है तो जहान है, और सबसे बड़ा सुख अगर कोई है तो वो निरोगी काया है। तो मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बताना चाहूंगा कि इसको एम्पैथी को आप एक प्रोजेक्ट के रूप में नहीं लेंगे, ये आपकी दिनचर्या, आपके खुद के जीवन, आपके खुद के अनुभव, उससे जुड़ा हुआ एक काम है जो आपको सामाजिक स्तर पे और अपने सामुदायिक स्तर पे आपको लेके जाना है। हम अलग अलग, मुझे मालूम है RDF जितने भी हमारे फेलोज हैं वो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उनको ये जो हम श्रृंखला, इसको श्रृंखला इसलिए कहूँगा कि आज हम हेपेटाइटिस B और C के बारे में बात कर रहे हैं, कल हम और भी दूसरे वायरल डिजीजेस और दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे भी बात करेंगे। तो एक 360 डिग्री की अप्रोच हम रखेंगे ताकि इसके अंदर आपका ज्ञानवर्धन हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस कैंपेन से, एम्पैथी कैंपेन के बारे में आपको डॉक्टर सरीन ने बताया। एम्पैथी कैंपेन हमें केवल इन गांव तक, 1000 गांव तक सीमित नहीं रखनी है। ये कैंपेन यहाँ से शुरू हुई है और ये पूरे महाराष्ट्र में, संपूर्ण महाराष्ट्र में इस कैंपेन को हम ले जाने के लिए वचनबद्ध हैं। मुंबई में रह के हम पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स सबसे इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। और अब सवाल संक्षिप्त में मैं बताऊं कि आपको क्या करना है। कल मेरे से पूछा कि सर हमारा विलेज डेवलप, हमारा एक्शन प्लान क्या होगा। कई RDF जो हमारे फेलोज हैं उन्होंने पूछा कि हमारा एक्शन प्लान क्या है। देखिए, डॉक्टर सरीन ने महत्वपूर्ण बात कही कि आपको खुद ही अपना IC मटेरियल जिसके जरिए आप लोगों को समझा सकेंगे, बता सकेंगे, वो आपको डेवलप करना है अपनी भाषा में, अपने तरीके से, लोगों की नीड को समझते हुए। तो आपको इसमें एक मौका है इनोवेशन का, एक कुछ अपने स्तर पे कुछ नई सोच और नई तरीके से आप कम्युनिकेशन करें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि ये एक कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है, ये एक डायलॉग का प्रोग्राम है, ये एक दूसरे से बात करने का प्रोग्राम है, जिसके जरिए हम केवल ये बीमारी के बारे में नहीं, पर इसके साथ में जो भेदभाव है, जो कहीं पे उन लोगों के अंदर अगर कोई का शोषण हो रहा है तो उसको भी आपको लेके सामने आना होगा और ये भ्रांति को हमारे समाज से सही बात बताते हुए इसको हटाना है। आपका काम मैं जानता हूं कि एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। आप
आप जो सरकारी प्रोग्राम है उसको आखिरी बंदे तक, आखिरी इंसान तक जो सबसे वंचित है उस तक पहुंचाने का है। ये बेसिकली मैंडेट है जिसमें टाटा ट्रस्ट और रिलायंस और उन्होंने हमें इतनी मदद दी है जिसके जरिए हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो वो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसमें मैं चाहूंगा कि जो सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो सन 2018 में शुरू हुआ, भारत सरकार ने शुरू किया, उसको हम क्रियान्वित करने के लिए सरकार के साथ में भागीदार बने। तो आपको ये समझना होगा, ये भागीदारी, पार्टनरशिप आपको डेवलप करनी होगी अपने स्तर पे, और हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो प्रोग्राम के तहत हम मास्टर ट्रेनर्स, आखिर हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस प्रोग्राम के अंदर मास्टर ट्रेनर्स जो आगे दूसरों को ट्रेनिंग दे सकें वो डेवलप करें। तो हर डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे 4 मास्टर ट्रेनर्स होंगे जो आगे जाके और दूसरे जो हमारे फेलोज हैं उनको भी ट्रेन करें और समुदाय में भी काम करें। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं, DHO, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होता है, उसके साथ में मिलके आप एक प्रोग्राम को बनाएं जिसमें कि टॉक, टेस्ट एंड ट्रीट, ये 3 T हैं। आपको इसके बारे में संवाद करना है। जैसा डॉक्टर सरीर ने बताया कि लोग मैक्सिमम नंबर इसके लिए अपना आप को टेस्ट करें, क्योंकि ये एक साइलेंट इमरजेंसी है। हेपेटाइटिस बी से और सी से संक्रमित कौन है उसको खुद को भी मालूम नहीं है। तो जिस तरीके से हम कोरोना के अंदर कोई भी जहाँ पे शक पड़ता है, कोई भी फैमिली जिसके अंदर माँ या और कोई फैमिली मेंबर हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, तो उसका टेस्ट कराएं और फिर नवजात शिशु को और 18 साल से कम उम्र के कोई भी जने को वैक्सीनेशन का जो प्रावधान है वो मुफ्त में लगता है बच्चों में भारत सरकार के द्वारा, उसके प्रति जागरूकता हो। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक विलेज डेवलपमेंट प्लान होता है। आपको वहां जो ग्राम परिषद है, GP, जिसके साथ में आप बैठ के ये विलेज डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं, उस प्लान के अंदर इसको सम्मिलित कीजिए कि हम हेपेटाइटिस बी और सी के प्रति वचन, उनको इसका प्लेज भी दिलाइए और वो इसको आगे बढ़ा के लेके जाएं। और ग्राम स्तर पे, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ग्राम स्तर पे हम एक अच्छा सा रोबस्ट एक प्लान बनाएंगे जिससे कि पूरे साल ये कैंपेन चलेगा। ये कोई एक दिन का कैंपेन नहीं है। और आप लोग जो जितने भी शिविर करते हैं, हेल्थ कैंप्स करते हैं, सबके अंदर एक स्टॉल हेपेटाइटिस बी और सी के लिए आप रखिएगा। आखिर में मैं एक आपको एम्पैथी नेटवर्क का, एक जो हमारा एम्पैथी नेटवर्क ऑफ पीपल है, उसका आपको ये बता रहा हूं पिक्चर, और इसमें नीचे आप देखेंगे QR कोड है। तो आपको अधिक से अधिक संख्या में जो भी लोग इस नेटवर्क का पार्ट, हिस्सा बन सकते हैं, उनको इसमें एनरोल कीजिए। ये बहुत बहुत सिंपल तरीका है, जस्ट स्कैन करना है QR कोड। डॉक्टर नीरज आपको बताएंगे, पर ये भी आपके कार्य सूची में आपको सम्मिलित करना है कि हम मैक्सिमम लोगों को इस नेटवर्क से जोड़ के उनको इसका फायदा मिले। तो अंत में आपको रिपोर्ट और ये सब क्वार्टरली देनी है। ये सारे चीजों के बारे में सागर और अनमोल आपको टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करेंगे VSTF की तरफ से। और मैं अंत में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने कल आपसे काफी बातें की, वो भी अच्छा लगा। आगे भी ये निरंतर रूप में हम इस श्रृंखला में और भी कार्यक्रम करते रहेंगे।
खाली आपको ये नॉलेज देने का ही काम नहीं है, पर एक संवाद की शुरुआत है। आपसे हम संवाद कर रहे हैं, आप इस संवाद को आगे जाके कम्युनिटी के अंदर लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks a lot, sir, for guiding us and giving us the framework for how we need to do these activities. So, इससे पहले कि मैं अपना जो नेक्स्ट एजेंडा आइटम स्टार्ट करें, विच इज बेसिकली नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट वायरल हेपेटाइटिस के बारे में आपको एक सरल सी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। वन थिंग विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू इज कि हमने एक एम्पैथी का वेबसाइट है www.theempathycampaign.com। आपको ईमेल के थ्रू उसके लिंक्स भेज देंगे। तो हमारे जितने पोस्टर्स बने हुए हैं, हमारे पास कम से कम नहीं तो 50 टाइप के अलग अलग पोस्टर्स हैं। अगर आप वो उनकी जरूरत है कि ये मराठी के अंदर ट्रांसलेट होके मिल जाएं, वो हो सकता है, वो हम आपको बनवा के भिजवा सकते हैं। हमारे पास कई वीडियोस हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, अभी तक कोई 2 डजन वीडियोस हैं। किसी में मैरिकॉम है, कुछ में छोटे छोटे वीडियोस हैं जो आप चाहें तो अपने रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि उनको मराठी में डब करवा के भेजा जाए, वो भी हम कर सकते हैं। हमारे हम सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर हैं। उसके ऊपर आपको चाहिए कि हमें कुछ मराठी सेंट्रिक या कुछ आप उससे जुड़ना चाहें, प्लीज लेट अस नो। तो आपको जितने भी ईमेल आईडीज दिए गए हैं, दीप्ति का, ज्योति का, गीतांजलि का, मेरा, उन पे प्लीज लिखें। अगर हाँ इनसे नहीं आ रहा, एम्पैथी की वेबसाइट के ऊपर भी है कि वहां पर भी आप डाल सकते हैं कोई भी क्वेरी, वो से आपको मुझे सेम डे वो मैसेज मिल जाएगा। राज भंडारी सर को या अमोल को जी को आप अगर ये के थ्रू मैसेज हम भिजवा सकते हैं। बेसिकली हमारे पास काफी सारी रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपके एरिया के अंदर, आपके जिले के अंदर, आपके प्रांत के अंदर क्या अप्रोप्रिएट है, इसमें टॉप डाउन अप्रोच के बजाय कि मतलब हम आपको बताएं कि क्या हमारे पास, हम तो यहाँ पे बैठ के मतलब आप अपने जिले को, आप अपने एरिया को सबसे ज्यादा समझते होंगे। तो आप बताइए, हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज हैं कि जो हम काफी चीजें कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए वहां पे क्या अप्रोप्रिएट है, किस चीज का वहां पर अभी, अगर अभी नहीं, जैसे कोरोना का भी बहुत सारा कुछ चल रहा है बीच में, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको वहां पोस्टर्स लगवाने हैं, आपको कुछ कार्टून्स के थ्रू, बच्चों के थ्रू मैसेज भिजवाने हैं, तो क्या क्या आपको चाहिए वो प्लीज आप बनाएं। वी कैन हैव अनदर सेशन, मतलब कुछ दिनों के बाद, व्हेन यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी आर डूइंग, देन वी कैन हैव अनदर सेशन जहां पे वी कैन डू जस्ट डायलॉग, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन हम कैसे आगे एक्टिविटीज, सो यू कैन हैव योर थॉट्स। सो okay, so now I'll just talk about hepatitis. So empathy stands for empowering people against hepatitis. This is the empathy campaign. It was started, ये start हुआ था जून 2018 के अंदर, सेम डे जब नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम विज्ञान भवन में स्टार्ट हो रहा था लॉन्च, सेम डे एम्पैथी कैंपेन स्टार्ट हुआ था। एंड सो हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विद CSR सपोर्ट थ्रू एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमें लोगों को हेपेटाइटिस के लिए इतनी जानकारी किस लिए एम्पावर करने की जरूरत है, उनको सशक्त बनाने की क्यों जरूरत होनी चाहिए, इसको जानने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि हम ये जान लें कि हमारा लिवर हमारे शरीर में काम क्या करता है। तो लिवर हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मैं तो कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन लिवर ही है। ये हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट में है, जैसे यहाँ पे आपको फोटो में देख सकते हैं, हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर होता है, ये रिब्स के एकदम नीचे। जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, उसको जो आपके जो GI ट्रैक्ट है, उसमें जो भी उसका जो भी चीजें पचती हैं, वहां से जो, और वो खून में जाती हैं, वो जो पूरा खून फिल्टर होता है, वो लिवर के थ्रू फिल्टर होके जाता है। तो अगर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो हमारा वो एब्जॉर्प्शन, ये सब, इन सब का मेटाबॉलिज्म में सब में इफेक्ट हो जाता है। हम कोई भी दवाएं लेते हैं, कोई भी ड्रग्स का सेवन करते हैं, कुछ क्रोसिन वगैरह, उन सब का जो, ये बेसिकली टॉक्सिक होते हैं। तो होता है, उनका मेटाबॉलिज्म होता है, सब लिवर के लेवल पे होता है। तो सपोजिंग अगर इनका लिवर आप किसी का ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ये सब जो केमिकल्स हमने किसी भी चीज के लिए कंज्यूम किए, या जैसे अल्कोहल लोग लेते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो वो उसका भी ब्रेक डाउन, वो भी केमिकल ही हुआ, उसका भी ब्रेक डाउन लिवर के लेवल पे होता है। तो अगर इस चीज का कोई, जितने भी केमिकल्स हमका सेवन किया, उनका ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो वो टॉक्सिक फॉर्म के अंदर किडनी में चले गए,
तो किडनी का भी फंक्शन उससे उस तरह खराब हो जाता है। इसी तरह से ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, जैसे हमारा जैसे ब्लड क्लॉटिंग तो मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे क्या है। उसके अंदर भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। तो अगर तो उसका किसी का अगर लिवर बहुत तरीके से खराब है तो उसके ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा कुछ लोग, जैसे जब हम उपवास रख रहे होते हैं, कुछ लोग तो पूरा दिन शांति से उपवास रख लेते हैं, कुछ लोगों को इसको रखने में काफी तकलीफ होती है, कई लोग बेहोश हो जाते हैं। तो उसके अंदर भी लिवर का एक रोल आता है बेसिकली, कि जब हम जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है और उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म के अंदर वो लिवर के अंदर स्टोर होता है। तो जब भी हम स्टार्व कर रहे हैं, किसी वजह से खाना नहीं खा पाए, तो वो मोबिलाइज होता है ग्लाइकोजन और ब्लड शुगर में कन्वर्ट होता है, जिससे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। ऑब्वियसली अगर किसी का लिवर ठीक नहीं कर रहा, काम चल रहा है, तो इसके अंदर भी। तो इस तरीके से कम नहीं तो कोई 500 ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो लिवर परफॉर्म करता है। और अगर लिवर ठीक नहीं है तो ये सब चीजें डीरेल हो जाती हैं, मतलब ठीक से नहीं चलती। तो अगर किसी का लिवर ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी 99% चांस है उसकी किडनी में भी कोई ना कोई परेशानी होगी। अगर लिवर ठीक नहीं है तो उसका फैट मेटाबॉलिज्म भी ठीक से नहीं होगा। तो उसका अगर फैट मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा, उसके जो वो फैट को कंज्यूम कर रहा है, तो ब्लड में फैट की मात्रा बढ़ जाएगी। तो क्या बढ़ेगा? आपका कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड के अंदर जो फैट है, तो अगर वो बढ़ेगा तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम होने के चांसेस है। तो अगर आपको बेसिकली अगर आपको हेल्दी रहना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका लिवर ठीक से काम करे, राइट? सो व्हाट इज हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस जैसे गैस्ट्राइटिस होता है तो पेट की इन्फ्लेमेशन को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो जब उसी तरीके से लिवर की इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस कहते हैं। आणि मराठीत त्याला कावीळ म्हणतात, है की नाही? आपण कावीळ म्हणून याला जास्त ओळखतो या शब्दाला. So Dr. Pratibha will keep on helping me in middle. मेरे को आप देखा होगा मुझे मराठी तो नहीं आती, हिंदी के अंदर मैं I'm trying my best. So Dr. Pratibha will keep on kindly बीच में जहाँ पे आपको लगे। So basically लिवर की सूजन को हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके होने के बेसिकली जो प्रमुख कारण है, अगर हम देखें इन्फेक्शियस कारण, वो हुए वायरसेस के बारे में मैं आपको आगे और कुछ स्लाइड्स में बताऊंगा। जो हमारे नॉन इन्फेक्शियस कारण हुए वो हुआ हैवी ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क नहीं, हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, राइट? तो अल्कोहल की वजह से लिवर डैमेज हो जाता है काफी ज्यादा। अगर हम ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स से लिवर के ऊपर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज ओबेसिटी। तो अगर हम देखें सारी टाइप की लिवर डिजीजेस जो दुनिया में होती हैं, उसके अंदर से 30% आप देखोगे कि अल्कोहल की वजह से है, कोई 30% होंगी जो मोटापे की वजह से है। जब ज्यादा हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर फिर धीरे धीरे लिवर के अंदर फैट जमा होने लग जाता है। मतलब जो 20 लोग हैं तो उसके अंदर लिवर के अंदर फैट जमा होने लग जाता है। तो 30% ऑफ जो लिवर की बीमारियां होती हैं वो ओबेसिटी की वजह से, another 30% will be due to virus and बाकी 10% due to other causes, right? So obviously अगर कोई भी चीज की वजह से लिवर के इफेक्ट है तो उसके फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये एक हेल्दी लिवर दिख रहा है और ये एक सिरोटिक लिवर, एक बीमार लिवर है जो ऐसे दिखता है। तो लिवर एक बहुत ही रोबस्ट ऑर्गन है। मैंने ये चीज बताना पहले रह गया। बेसिकली लिवर में एक क्षमता है कि वो आपने जो भी अगर आपके ऊपर उसके ऊपर आप वायरस से या किसी भी चीज से होता है तो वो अपना फंक्शंस कॉम्पनसेट करने के लिए लिवर सेल्स मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो लिवर सेल्स क्योंकि मल्टीप्लाई करते रहते हैं तो लिवर अपना फंक्शन कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट कर लेता है मल्टीप्लिकेशन करने से। तो आपने देखा होगा कि जब कभी आपका पेट में कोई प्रॉब्लम है तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पैल्पेट करके पेट के ऊपर हाथ लगा के इस तरीके से वो देखता है कि भाई आपके यहाँ पर कि भाई, तो वो बेसिकली ये देख रहा होते हैं कि आपका लिवर कितना बड़ा हुआ है, राइट? क्योंकि तो लिवर के जब भी हम उसके ऊपर कोई इंसल्ट करते हैं, जैसे ज्यादा अल्कोहल ले लिया या ज्यादा मोटापा आ गया या ज्यादा किसी वजह से लिवर का नुकसान हुआ, तो लिवर अपना मल्टीप्लाई करके अपने फंक्शंस मेंटेन करने की कोशिश करता रहता है। इसलिए
अधिकतर लोग जिनके अंदर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होता लिवर को, उनके सिम्टम्स नहीं आते। बहुत सारे लोगों में सिम्टम्स बहुत लेट स्टेज के ऊपर आते हैं। वो तभी आते हैं जब वो लिवर कहता है कि अब इतना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब इसके बाद अब मैं उसके जो कॉम्प्रोमाइज करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तब सिम्टम्स ज्यादा आते हैं। या फिर एक्यूट फेज में आते हैं कि एकदम से ज्यादा प्रहार हुआ लिवर के ऊपर, तब उस टाइम पे आते हैं। अदरवाइज यूजुअली लिवर अपना फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। जो की फंक्शंस जो जब आते हैं सिम्टम्स तो होते हैं बेसिकली जॉन्डिस यानी पीलिया, भूख ना लगना, वॉमिटिंग, टायर्डनेस, एक्सेसिव, बहुत जल्दी लोग थकने लग जाते हैं, एब्डोमिनल पेन, डायरिया। These are the few symptoms which can be, but these usually are observed कि जब acute phase होता है, जब liver अपना function compromise adjust नहीं कर पा रहा होता। You want to add something? सरांनी हे सांगितलंय की आपला जो यकृत आहे, जे लिव्हर आहे, तो एकमेव अंग आहे आपल्या शरीरातला जो पुनर्निर्माण करू शकतो स्वतःला, ठीक आहे। तर आपल्या डोळा जर सपोज खराब झाला तर आपला डोळा परत येऊ शकणार नाही, पण आपलं लिव्हर जर खराब झालं तर त्याच्यात ही क्षमता आहे की ते त्याचे सेल्स वाढवेल आणि त्याचं पुनर्निर्माण करेल। त्यामुळे त्याचे जे सर्व कार्य आहेत, चयापचय किंवा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करणं किंवा जे आपण टॉक्सिक दवाई वगैरे आपण घेतो तर त्यांचं जे चयापचय आहे सगळं तो व्यवस्थित ठेवतो। शिवाय याची जी लक्षणं आहेत त्याच्यामुळे आपल्याला फार उशिरा दिसून येतात, कारण लिव्हर त्याला कंट्रोल करायचा पूर्ण प्रयत्न करतो आणि जेव्हा हे लक्षणं दिसून येतात तर आपल्याला हलकासा कावीळ दिसून येईल लोकांमध्ये, किंवा मग त्यांना भूक न लागणे किंवा उलटी होणे अशी लक्षणं दिसून येतात। तर या लक्षणांवर आपण मेन म्हणजे आपल्याला लक्ष द्यायचंय की हे लक्षणं कुणात आहेत का, की कावीळ आहे का, त्यांना भूक कमी लागतेय का, उलटीचा त्रास होतोय का, किंवा कधी कधी पोट खराबही होतंय का, पोटात दुखतंय का, हे सगळे लक्षणं जे आहेत ते आपल्याला सांगतायत की हा आता आपलं लिव्हर खराब झालेलं आहे। सो थैंक्स। सो दीज आर, ये बेसिकली कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगाई हैं। धीरे धीरे सुन के लग रहा था मैं भी मराठी में भी बोलूंगा, लेकिन अभी याद आया कि मराठी नहीं आ रही। अच्छा, सो दिस इज व्हाट ये हेल्दी लिवर इस तरीके से दिखता है। एंड दिस इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लिवर डैमेज, दिस इज फाइब्रोसिस, फिर इसके बाद सिरोसिस एंड देन लिवर कैंसर। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लिवर डिजीज। नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं जब फाइब्रोसिस के टाइम पर अगर हम कुछ करेक्टिव एक्शन लें तो डैमेज रिवर्सिबल रहता है। एक बार सिरोसिस या लिवर कैंसर आ जाए तो डैमेज फिर इरिवर्सिबल हो जाता है। So I will not be focusing much on अल्कोहल और मोटापे के बारे में। वो अल्कोहल के सेवन बुरा होता है, हम सबको जानते हैं। I will be more focusing about वायरल हेपेटाइटिस। हमारा प्रोजेक्ट भी हेपेटाइटिस बी एंड सी के ऊपर है और वायरल हेपेटाइटिस के बारे में ज्यादा, बिकॉज इसको हम आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली 5 टाइप के वायरल हेपेटाइटिस होते हैं, A, B, C, D and E। जो A और E है वायरल हेपेटाइटिस, ये बेसिकली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। दूषित पाणी आणि जे जेवण आहे त्याच्यातून ते पसरतात। सो ए नॉर्मली हमें बचपन में बच्चों को होता है, क्योंकि जब बच्चे सड़क मतलब कहीं पर फ्लोर के ऊपर चल रहे हों और वो वहीं से उनको कीटाणु उनके हाथ पे लग गए और फिर उन्होंने वो हाथ अपने मुंह में डाले, तो बचपन में नॉर्मली दिखाई देता है। और बेसिकली अगर कभी बचपन में हेपेटाइटिस ए हो गया हो तो नॉर्मली उसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहती है, तो उसके बाद इन्फेक्शन एंटीबॉडीज रहती है बॉडी के अंदर उसको फाइट करने के लिए। ई यूजुअली बड़ों में होता है एंड ई जो नॉर्मली एसोसिएटेड विद कहीं पर जैसे आपका अनहाइजेनिक टॉयलेट्स हैं, या फिर कहीं पर जो आपका सीवर पाइप्स है वो उनका ब्रेकडाउन हो गया और वो वाटर सप्लाई के साथ मिक्स हो गए, या फिर कहीं पर गांव में कुआं है उसके पास ही मतलब प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है और वहीं पर ही कई लोग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार कहते हैं ना कि ये कुआं है जिसमें से 12 महीने पानी आता है, तो यूजुअली वो कंटामिनेटेड वाटर भी होता है। तो जो नॉर्मली हेपेटाइटिस ई वहां पर पाया जाता है। हेपेटाइटिस ए और ई से बड़े आसानी से बचा जा सकता है कि अगर जो आप पानी पी रहे हैं अगर वो उबला हुआ हो और स्वच्छ हो, अगर हम उबाल के या फिर फिल्टर्ड पानी या फिर हम स्वच्छ पानी पिए किसी भी स्रोत से, और जो हम खाना खा रहे हैं वो इन्फेक्टेड ना हो, मतलब वो अच्छी तरह से कुक्ड हो, होम कुक्ड फूड अगर हम यूज करें, तो ए और ई से हम 99% सारी जिंदगी बचे रहेंगे। वांट टू एक्सप्लेन दैट?
तर बेसिकली आता सर सांगतात की हेपॅटायटिसचे आपले हे 5 मेन प्रकार आहेत, ए, बी, सी, डी आणि ई. यातील ए आणि ई जे आहेत, हे जे विषाणू आहेत ए आणि ई करणारे, तर ते मेनली आपल्याला दूषित अन्न किंवा दूषित पाणी याच्यातून मिळतात. ठीक आहे. तर हे आपण एकदम आरामात यांना आपण रोखू शकतो. कारण जर आपण पाणी स्वच्छ पिलं, स्वच्छ करण्यासाठी आपण ते पाणी उकळून पिलंय किंवा मग आपण पाणी फिल्टर मधून पिलंय, तर त्याच्याने आपण ह्यांची रोकथाम करू शकतो. ए जे आहे लहान मुलांमध्ये खूप कॉमन आहे. लहान मुलांमध्ये जेव्हाही कावीळ होतो तेव्हा तो मोस्टली हा ए मुळेच होतो, हेपॅटायटिस ए मुळे, या विषाणूमुळेच होतो. आणि जेव्हा एकदा त्यांना लहानपणी जर हेपॅटायटिस ए झाला असेल तर त्यांना मग ते आयुष्यभर त्याच्या विरुद्ध त्यांच्यात ताकद निर्माण होते, त्यांना परत परत हेपॅटायटिस ए होऊ शकत नाही. हेपॅटायटिस ई जो आहे हा जास्त करून मोठ्या माणसांमध्ये हा आढळला जातो आणि ह्याचंही कारण जे आहे ते हे दूषित पाणीच आहे. गावांमध्ये आपण बघतो की ट्यूबवेल आहे किंवा आपली विहीर आहे आणि त्याच्या शेजारी जसं शेतं वगैरे आहेत आणि मग जर तिथे उघड्यावर जर कोणी टॉयलेटला वगैरे जात असेल तर ते पाणी जे मिक्स होत आहे तर त्याच्यामुळे हा रोग पसरू शकतो. त्याच्यामुळे आपण ही काळजी घ्यायची आहे की उघड्यावरचे जे टॉयलेट्स आहेत ते नकोत. शिवाय ते विहिरीतलं पाणी जे आहे ते वेळोवेळी आपण तपासायला पाहिजे किंवा जे आपलं ट्यूबवेलचं पाणी आहे ते सुद्धा, की त्या कदाचित तो स्रोत नाही आपल्याला हेपॅटायटिस ई होण्याचा, तर हे मेन कारण आहेत. हेपॅटायटिस ई जो आहे तो ह्याच्यासाठी आपल्याला महत्वाचा आहे कारण गर्भवती स्त्रियांमध्ये जर हेपॅटायटिस ई झाला तर तो जीवघेणा सुद्धा असू शकतो. त्याच्यामुळे त्याबद्दल आपण जागरूक राहणं खूप जरुरी आहे. आणि अशा गर्भवती स्त्रियांना तुम्ही तुमच्या लेवलवरती गावांमध्ये सजग करू शकता की असे जे विहिरी आहेत किंवा ह्याच्यातून सरळ पाणी पिण्यापेक्षा ते पाणी फिल्टर करून, काही गाळून घेऊन किंवा मग तुरटीचा उपयोग करून किंवा ते उकळून पिणं हे जास्त त्यांच्यासाठी स्वास्थ्यवर्धक राहील. ओके, सो थैंक्स. सो जो हमारे बाकी 3 प्रकार के जो वायरल हेपेटाइटिस हैं, बी, सी और डी, ये बेसिकली ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के साथ ट्रांसमिट होते हैं. इनका किसी भी पानी और के साथ ट्रांसमिशन का कोई रोल नहीं है. मैं सबसे पहले इसके अंदर हेपेटाइटिस डी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ. हेपेटाइटिस डी बेसिकली एक डिफेक्टिव वायरस है. ये आपको तभी हो सकता है कि जब आपको हेपेटाइटिस बी हो. अगर हेपेटाइटिस बी किसी को नहीं है, उसको हेपेटाइटिस डी से कोई भी खतरा नहीं. राइट. सो नाउ आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन हेपेटाइटिस बी एंड सी. राइट. एंड व्हाई, मतलब किस लिए हमें इतना ज्यादा हेपेटाइटिस बी एंड सी के बारे में सोचने का जरूरत है. So this is the graph which our respected director had shared, जिसके अंदर बेसिकली कंपैरिजन है डेथ्स ड्यू टू हमारा जो हमारी 4 हम बीमारियां जानते हैं, जो बहुत सारे उसके ऊपर एक्टिविटीज कर रहे हैं, टीबी, HIV, मलेरिया और हेपेटाइटिस बी एंड सी. तो अगर आप देखें, दिस इज फ्रॉम अ रीसेंट पब्लिकेशन न्यू इंग्लैंड जर्नल के अंदर से. इसमें आप देखें कि ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है कि कभी जब किसी को टीबी होता है तो थोड़े दिन के अंदर उसके लक्षण आ जाते हैं. वो खांसने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वो जल्दी से जाकर कहीं ना कहीं पे स्वास्थ्य सेंटर के ऊपर जाकर अपनी जांच करा लेता है. उसको एक दवाई मिल जाती है. तो क्या है कि, और दवाइयां भी सरकार ने हर स्वास्थ्य केंद्र पे उपलब्ध करवाई हुई हैं. तो 6 से और पहले 1 महीने की दवाई लेने के बाद वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है. इसकी वजह से क्या हम देख रहे हैं कि क्योंकि हम जल्दी से उसके हमारे सिम्टम्स आ जाते हैं, हम जल्दी उसका उपचार लेने की कोशिश करते हैं और उपचार बहुत जगह पे उपलब्ध है. हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे से टीबी के वजह से जो मौतें हो रही हैं वो कम हो रही हैं. धीरे धीरे उसमें घटत दिखाई दे रही है. उसी तरह से जब हम HIV देखें, HIV से हमारा काफी जागरूकता अभियान चालू हुआ था. पहले हमने देखें तो 2004 तक तो काफी ज्यादा इसके जो मौतें हो रही थी बढ़ रही थी, बट लगातार उसमें एक आ रहा है क्योंकि लोग जागरूक हैं, उनको पता है कि HIV कैसे होता है और उसको प्रोटेक्शन के लिए वो काफी चीजें एक्शंस लेते हैं. सेम इज द केस विद मलेरिया. मतलब हर कोई अपने जो भी कुछ चाहे सफाई या गंदी, कोई मच्छर काटे तो उसके लिए जो कोई कछुआ चला देता है या कुछ ऑल आउट लगा लेता है, या फिर तो उसके लिए भी हम काफी एक्टिवली कर रहे हैं. तो व्हाट वी आर सीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ इन सब एक्शंस की वजह से कि जो मौतें हो रही है मलेरिया से रेगुलरली डिक्रीज कर रही हैं. बट हेपेटाइटिस और बी और सी का अगर आप देखें तो ओवर द इयर्स जो मौतें हो रही हैं ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये बढ़ती चली जा रही हैं. इसके 3 मुख्य कारण हैं. पहला मुख्य कारण यह है कि हेपेटाइटिस बी एंड सी के बारे में जागरूकता बहुत कम है. बहुत सारे लोग इसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करते कि ये मुझे भी कभी हो सकता है या नहीं हो सकता. तो एक तो जागरूकता कम है.
दूसरा वजह के जो हमारे जो इसके बारे में जो हमारा लिवर है ये काफी देर तक अपना जो फंक्शंस है एडजस्ट करता रहता है। तो क्या होता है कि आपके पास सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, जब सिम्टम्स नहीं दिखाई देते तो आप टेस्ट नहीं करते, जब आप टेस्ट नहीं करवाते तो आप किसी के पास जाएंगे नहीं। अब डॉक्टर्स आपके घर पे आके जब आप ठीक बैठे हुए हैं आपका हेपेटाइटिस बी एंड सी का टेस्ट तो करेंगे नहीं, ना ही आप किसी दिन बिना सिम्टम्स के उठेंगे कहेंगे चलो आज हेपेटाइटिस बी और सी का मैं टेस्ट करवा लेता हूँ। तो क्या होता है कि जब आप तब स्वास्थ्य केंद्र पे पहुंचते हैं जब आपका लिवर ऑलमोस्ट जवाब दे चुका होता है या वो अपना कंपनसेशन नहीं कर पा रहा। तो इसकी वजह से इसके लिए हमारा देख रहे हैं, क्योंकि हम देर से आते हैं तो हम इस स्टेज पे आते हैं जब वहां पर जो हमारे ऑप्शंस है बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट हम वी आर सीइंग दैट डेथ्स ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी आर इंक्रीजिंग। थर्ड, हमारा जो हमारा जो पूरे एक्शंस हैं यूजुअली, अभी अगर हम देखें हम कोरोना के लिए काफी एक्टिविटीज कर रहे हैं, टीबी के लिए कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी एंड सी के जो हमारे नेशनल प्रोग्राम्स अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं और वो परकुलेट अभी नहीं कर पाए। तो दीज आर द बेसिक रीजंस कि जिसकी वजह से व्हाट वी आर सीइंग दैट कंटिन्यूअसली हेपेटाइटिस बी एंड सी से जो हमारी डेथ्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जो बाकी डिजीजेस हैं वो कम। तो इसीलिए हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। आई थिंक इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है। दिस इज ऑल्सो वन रिसेंट पब्लिकेशन, नॉट सो रिसेंट, इन 2013, वेयर जहां पर हमने कंपेयर किया है इन सम डेवलपिंग मिडिल इनकम कंट्रीज के जो डेथ्स ड्यू टू 4 लीडिंग इन्फेक्शियस कॉजेज, मलेरिया, टीबी, एचआईवी एंड वायरल हेपेटाइटिस। व्हाट वी कैन सी ओवर हियर दैट viral hepatitis, like our director had said, Dr. Sareen had mentioned, is killing more people in the world as compared to HIV, TB and malaria. इसकी से ज्यादा मौतें हो रही हैं और जो मौतें हो रही हैं हेपेटाइटिस बी एंड सी से, वायरल हेपेटाइटिस में से, उसका जो मेन प्रोपोर्शन है वो हेपेटाइटिस सी और बी से हो रहा है। हेपेटाइटिस ए और ई से बहुत कम, मतलब मोर्टेलिटी कम रहती है और मोस्टली जो मोर्टेलिटी होती है वो हेपेटाइटिस बी और सी से होती है। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम जान लें हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में। अगर आप एचआईवी के बारे में आजकल हर कोई जागरूक है और बेसिकली हर कोई उसके लिए काम कर रहा है। सो अगेन बट अगर हम इसमें यहाँ पे हम देखें, अगर हम प्रेवलेंस कंपेयर करें एचआईवी की विद हेपेटाइटिस बी एंड सी, आवर नेशनल प्रेवलेंस ऑफ एचआईवी इज, there is some mistake in this slide, is quite low, but if you look at the prevalence of hepatitis as compared with, actually जब ये slide transfer हुई है इस system के अंदर तो कुछ figures change हो गए हैं, but anyway, so हेपेटायटिस बी आणि सी जे आहे ते बाकीच्या रोगांपेक्षा, म्हणजे एचआयव्हीचा आपण एवढा हवा करतो किंवा एवढं घाबरतो आणि त्याच्याबद्दल आपण एवढी जागरूकता पण पसरवतो, पण त्याच कम्पेअर टू हेपेटायटिस बी आणि सी या दोघांचेही जे जागरूकता आहे किंवा लोकांची समज आहे ही खूप कमी आहे आणि त्यामुळे यांचं जे प्रतिशत आहे समाजामध्ये ते वाढलेलं आहे। हेपेटाइटिस बी का कोई 20 गुना ज्यादा बर्डन है इंडिया के अंदर, लेकिन एचआईवी से, लेकिन एचआईवी के बारे में हर किसी को मालूम होगा, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में नहीं मालूम होगा। तो नॉर्मली व्हाट वी एक्सपेक्ट दैट 5% लोग इन्फेक्टेड रहते हैं हेपेटाइटिस बी से और 1% लोग इन्फेक्टेड होते हैं हेपेटाइटिस सी से। सो जस्ट टू समराइज, व्हाई शुड, हमें इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है कि हेपेटाइटिस एंड बी, एचबीवी, एचसीवी, हेपेटाइटिस बी और सी ग्लोबली आर वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स, मतलब जो सबसे ज्यादा मौतें कॉज करते हैं और हर साल कोई 14 लाख डेथ होती हैं इन दोनों बीमारियों की वजह से, जिसमें से कोई 10% हमारे देश में होती हैं। ये एक साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो 80% से ज्यादा लोग हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो हमारी जो 2017 की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट WHO की आई है उसके हिसाब से मोर देन 90%, 80 नहीं 90% ऑफ द पीपल जो इन्फेक्टेड हैं उन्हें पता ही नहीं है वो इन्फेक्टेड हैं। तो जब वो इन्फेक्टेड नहीं है वो बेसिकली किसको इन्फेक्ट करेंगे? मैं अपनी वाइफ को इन्फेक्ट करूंगा, मेरी वाइफ से मेरे बच्चों को इन्फेक्शन जाएगा। तो जिन लोगों की हम सबसे ज्यादा केयर करते हैं, हमने अननोइंगली, हमें पता नहीं था इन्फेक्शन है और हमने जिस लोगों की सबसे ज्यादा केयर करते हैं हमने उनको इन्फेक्ट कर दिया। तो पीपल कैन, जो ये इन्फेक्टेड लोग हैं ये हेल्दी रह सकते हैं और एसिम्प्टोमेटिक रह सकते हैं कई सालों तक, एंड वो तभी आते हैं जब आपका लिवर का फंक्शन एकदम खराब होने लग जाता है। सो जिससे हम देख रहे हैं कि 2000 से, जो मैंने आपको अभी ग्राफ दिखाया, सन 2000 से
जो हमारी मौतें हो रही हैं ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये कोई 22% बढ़ गई हैं। जहां पर हम देख रहे हैं कि मलेरिया, इवन हम देख रहे हैं, हम आजकल मॉनिटर, आपने देखा होगा अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर कि डेथ्स ड्यू टू कोरोना काफी मॉनिटर हो रही हैं। कोरोना के अलावा जितनी भी हमारी बीमारियां, धीरे धीरे डेथ्स हम नीचे लेकर आ रहे हैं, बट ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हमने पिछले 20 सालों से 22% मोर्टेलिटी बढ़ गई है, एंड 5 से 6 करोड़ हिंदुस्तानी इससे इफेक्टेड हैं। और क्योंकि हम इस बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं जानते, जब हमें पता चलता है कि किसी कोई बीमारी है हमारे आस पड़ोस में, उसको शोषण का सामना करना पड़ता है। उसका शोषण क्यों होना चाहिए? अगर मुझे हेपेटाइटिस बी है तो मैं आपको इन्फेक्शन नहीं दे सकता, राइट? लेकिन अगर मुझे अभी टीबी हो या कोरोना वायरस हो या कोई भी जुकाम भी हो, मैं इसी रूम में आपके साथ काम करते करते कर सकता हूं। लेकिन लोगों को क्योंकि जागरूक नहीं है, उन्हें पता नहीं है, इसके बारे में अज्ञान है, तो इसीलिए उसके ये काफी उसका हीन मतलब स्टिग्मा भी होता है और डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। मूव फॉरवर्ड। सो आई थिंक ये हम वी कैन स्किप दिस। सो आई हैव अ फ्यू स्लाइड्स ऑन, पहले मैं हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करूंगा। मेरे पास टोटल 4 स्लाइड्स हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में, देन हेपेटाइटिस सी के बारे में। सो हेपेटाइटिस बी कैसे ट्रांसमिट होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूट है वो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। सो जितनी भी हमारी स्टडीज हैं वहां पे हमें देखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज मदर टू चाइल्ड। ये गर्भ में नहीं होता, जब हमारी डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पर ट्रांसमिशन हो रहा होता है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। अगर वहां पर भी हम उसकी रोकथाम करें, वहां पर भी उनको वैक्सीन लगा दिया जाए और इम्यूनोग्लोबुलिन लगा दिया जाए, उसके बारे में मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा, तो वो प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है हेपेटाइटिस बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि जब हम ब्लड बॉर्न डिजीज, तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज किसी को होता है और वो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। बट 2001 से सरकार की हमारी पॉलिसी है कि जितने भी ब्लड बैंक्स हैं, किसी भी यहाँ पे सर्जरी हो रही है, कहीं पे ब्लड दे रहे हैं, तो 2001 से हर ब्लड बैंक के अंदर सारे ब्लड की जांच होती है फॉर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV एंड सम अदर डिजीजेस। So usually if we have taken the blood from किसी एक registered blood bank, सरकारी blood बैंक से लेते हैं, तो वहां पर इसकी जांच हुई होगी, then it is safe. Another very important, जो एक सबसे important जरिया है, आजकल लोग काफी सारे लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, और जब ड्रग्स का सेवन करते हैं तो उनको एक दूसरे से ट्रांसमिट हो जाता है। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो सेम सुई का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ड्रग्स वो जब एक दूसरे से शेयर करते हैं कि आधी ड्रग किसने ले ली, फिर आधी किसी और ने ले ली, तो उसी नीडल से उसके अंदर उसका खून लगा होता है, वो दूसरे को हो जाता है। सिमिलरली जैसे हम टैटू करवाने जाते हैं, तो टैटू के ऊपर भी कई बार हमारे बॉडी फ्लूइड्स लगे रह जाते हैं टैटू नीडल के ऊपर, तो उससे भी एक से दूसरे को ट्रांसमिशन हो सकता है। एंड द लास्ट वन वेरी कॉमन इज नीडल स्टिक इंजरी, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है कि हमारे जैसे हमारा लिवर का हॉस्पिटल है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित हैं। तो अगर जब हम उनकी दवाएं दे रहे हैं, उनका उपचार कर रहे हैं, तो उनका जो इन्फेक्टेड नीडल है या उनका ब्लेड है, उससे अगर हमारे को इंजरी हो जाए तो उससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तर हेपेटायटिस बी चे जे मुख्य कारण आहेत का कशामुळे आपल्याला हेपेटायटिस बी होऊ शकतो, तर याच्यात सगळ्यात प्रमुख कारण म्हणजे आहे मातेपासून बाळाला होणारा संसर्ग. ठीक आहे, तर हे जेव्हा प्रेग्नन्सीचे 9 महिने असतात तेव्हा हा रोग होत नाही बाळाला, तर डिलिव्हरीच्या वेळेस जेव्हा मातेच्या आणि बाळाच्या रक्ताची देवाणघेवाण होते हलकीशी, त्यावेळेस त्या बाळाला धोका निर्माण होतो की त्यावेळेस त्या बाळाला सुद्धा हेपेटायटिस बी होऊ शकतो. त्याच्यामुळे जर आई जर पॉझिटिव्ह असेल हेपेटायटिस बी साठी, तर त्यांच्या प्रसूतीच्या वेळेस, डिलिव्हरीच्या वेळेस आपल्याला विशेष काळजी घ्यावी लागते. तसंच दुसरं मुख्य कारण म्हणजे असुरक्षित शारीरिक संबंध, हे देखील यासाठी कारणीभूत आहेत. जर दूषित रक्त जर कोणी चढवलं असेल तर त्यातही त्यांना हेपेटायटिस बी होऊ शकतो. शिवाय जर कोणी निडल्स ड्रग्ज वगैरे घेण्यासाठी वापरत असेल आणि ते एकमेकांचे जर ते शेअर करत असतील तर त्यांना सुद्धा हा रोग होऊ शकतो. शिवाय जे हॉस्पिटलमध्ये काम करतात किंवा हॉस्पिटलमध्ये ज्या रक्ताच्या सुया असतात किंवा जेणेकरून इंजेक्शन देतात त्या सुया असतात, त्या देखील इन्फेक्ट होऊ शकतात. त्याच्यामुळे या सुयांशी ज्यांचा संपर्क येतो, म्हणजे जे डॉक्टर्स, नर्स, याशिवाय जो कचरा उचलणारे, जे हॉस्पिटलचा जे कचरा उचलतात, जे गावातील लोक असतात, त्यांना सुद्धा हा रोग होऊ शकतो. त्याच्यामुळे या सगळ्यांची आपल्याला माहिती असणं आणि जागरूक असणं, शिवाय आपण त्या लोकांना सुद्धा जागरूक करणं हे खूप जरुरी आहे.
सो हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट नहीं होता फूड और वाटर के थ्रू। हम एक दूसरे से बर्तन अगर शेयर करें उससे नहीं होता। किसी इन्फेक्टेड मदर अपने बच्चे को अगर अपना दूध पिला रही है उससे भी ट्रांसमिशन नहीं होता। हगिंग, किसिंग, हैंड होल्डिंग, खांसने से, छींकने से इसका ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी का कोई इलाज क्योर नहीं है। इलाज करने के लिए हम उसका बहुत सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी दवाई नहीं है जो हेपेटाइटिस बी वायरस को जड़ से खत्म कर सके हमारे शरीर से। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जो इन्फेक्शन अगर किसी को हेपेटाइटिस बी का हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको क्रॉनिक सारी जिंदगी वो इन्फेक्शन रहेगा। सो हेपेटाइटिस, जितने भी हेपेटाइटिस होते हैं उसमें दो स्टेजेस होती है, एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस और एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट जो हमारे इन्फेक्शन होने के कुछ हफ्तों के अंदर हो जाता है, जब एकदम से लिवर के ऊपर वायरस ने इफेक्ट किया तो वो कुछ हफ्तों में दिखाई देता है। क्रॉनिक हम उसको तब कहते हैं तब जब वो 6 महीने से ज्यादा का हो जाता है। सो हेपेटाइटिस बी के लिए ये जानना जरूरी है कि जितनों को भी इन्फेक्शन हुआ, जरूरी नहीं है कि सबको क्रॉनिक सारी जिंदगी वो इन्फेक्शन रहेगा। लगभग 10% ही ऐसे लोग होते हैं जिनको सारी जिंदगी इन्फेक्शन रहता है, और लकीली 80 to 90% जो लोग होते हैं उनके अंदर ये वायरस अपने आप से वॉश आउट हो जाता है, राइट, अपने आप से उसको रिजॉल्व हो जाता है। आज की डेट में मैंने आप जैसे आपको बोला कि इसका कोई जड़ से खत्म करने वाला ट्रीटमेंट अभी नहीं है, लेकिन हमारे विज्ञान ने काफी सारा तरक्की करी है कुछ लास्ट ईयर्स के अंदर, एंड पिछले 5 से 10 साल के अंदर कुछ नई ड्रग्स अवेलेबल हैं जो पहले ड्रग्स थी उससे काफी बेहतर हैं। इनको हेपेटाइटिस बी के लिए जो ड्रग्स देते हैं उनको न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स कहते हैं। ये बेसिकली क्या करती है, इसको जड़ से तो नहीं खत्म करती, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी का जो डीएनए है जो आपके शरीर में रहता है उसके रेप्लिकेशन को स्लो कर देते हैं, ताकि वो उसकी मात्रा को इतना कम कर देते हैं कि वो आपको लिवर को फर्दर डैमेज नहीं करे। तो उसका मल्टीप्लिकेशन कम करता है धीरे धीरे से। तो उसको हम सस्टेन्ड वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं कि जब बेसिकली हमने उसको एक मात्रा से कम में कर देते हैं ताकि जब आपके वो लिवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उतने में करने में सक्षम है दवाएं। तो लगभग हमें देखते हैं कि अगर ट्रीटमेंट किसी का चला हेपेटाइटिस बी के लिए तो वो आजीवन चलता रहता है। अब इसका इलाज तो नहीं है, यू कैन क्लोज हेपेटाइटिस बी टुगेदर, बट हेपेटाइटिस बी के लिए प्रिवेंशन अवेलेबल है। एक बहुत ही सशक्त और वेरी पोटेंट वैक्सीन है फॉर हेपेटाइटिस बी जो हर जगह पूरे देश में उपलब्ध है। ये काफी स्टडीज हमने करी हैं और उसमें देखा गया है कि अगर जो हेपेटाइटिस बी से वैक्सीनेटेड हैं वो नॉर्मली वो पूरे जिंदगी प्रोटेक्टेड रहते हैं। 95% लोग सारी जिंदगी प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसके अंदर 3 शॉट्स लगे, एक डे 0 के ऊपर एक आज लगे, एक महीने के बाद और एक 6 महीने के बाद। जब ये अगर आप ये नियमित रूप से अगर ये वैक्सीन लेते हैं तो आपको आजीवन 95% केसेस के अंदर आजीवन आप उससे बचे रहते हैं हेपेटाइटिस बी से। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट वे टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी इज मदर टू चाइल्ड प्रिवेंशन। के जब किसी के भी बच्चा पैदा हो रहा है तो पहले 24 घंटे में अगर बच्चे को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लग जाए और उसके बाद 6, 10वें और 14वें हफ्ते लग जाए तो देखा गया है कि अगर माँ इन्फेक्टेड भी हो तो इन मोर देन 90% ऑफ द केसेस इन्फेक्शन माँ से बच्चे को ट्रांसमिट होता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, और ये सब जो वैक्सीन हैं ये सब स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि माँ ने कभी अपना टेस्ट करवाया नहीं, मैंने कभी अपना टेस्ट करवाया नहीं, तो क्योंकि माँ ने अपना टेस्ट करवाया नहीं तो वो ये कई बार ये अपने वैक्सीन नहीं लगाते जो कि फ्री में उपलब्ध हैं, और क्योंकि वो नहीं पता उनको इसलिए ट्रांसमिशन मदर टू चाइल्ड हो जाता है। The other ways of preventing hepatitis B transmission are safe sex, usage of disposable syringes जो reuse नहीं करना चाहिए, toothbrush, razors हमें शेयर नहीं कभी करने चाहिए, और universal precautions जो हेल्थ केयर वर्कर्स को लेनी चाहिए। Like to sum it up? हेपेटायटिस बी आपण बघितलं आधीच्या ह्याच्यात की कशामुळे तो आपण पसरवू शकतो। तर हेपेटायटिस बीचं सगळ्यात नुकसान जे आहे ते म्हणजे त्याच्यावर काही एक औषध नाहीये,
की आता हे औषध तुम्ही घेतलंय आणि पूर्णपणे तुमचा इलाज झालाय असं होऊ शकत नाही. त्यामुळे आपल्याला त्याच्याबद्दल जागरूक असणं आणि त्याचं वॅक्सिन, चांगली गोष्ट ही आहे की त्याचं वॅक्सिन म्हणजे त्याची लस उपलब्ध आहे. तर त्याच्यामुळे हेपॅटायटिस बी होऊ नये यासाठी ते वॅक्सिन घेणं सगळ्यात जास्त जरुरी आहे. आणि जर चुकून कुणाला हेपॅटायटिस बी झाला तर त्याच्यासाठी काही औषधं उपलब्ध आहेत, पण तो पूर्णपणे नष्ट करणं त्या औषधांद्वारे हे शक्य नाहीये. त्यामुळे आपण जर कुणाला हेपॅटायटिस बी झाला असेल तर त्याचा योग्य वेळी उपचार करणं. 80% लोकांमध्ये ह्याचे जे आहेत जे विषाणू आहेत ते आपल्या आप कमी होऊन जातात. पण जे उरलेले 20% लोक आहेत त्यांना आपल्याला ट्रीटमेंट द्यावी लागते आणि त्यांच्या लिव्हरची आपल्याला काळजी घ्यावी लागते. त्याच्यासाठी मग त्यांना वेगवेगळे औषधं घ्यावे लागतात. त्यांची जेवणा खाण्याची वगैरे जे आहे ती त्यांना पथ्य पाळावी लागतात आणि ते करण्यासाठी मग त्यांना विशेष काळजी घ्यावी लागेल. ही जी लस उपलब्ध आहे ती 100% कार्यरत आहे. म्हणजे जर आपण ही लस घेतली आहे किंवा लहान बाळाला ती दिलेली आहे तर मग त्यांना हेपॅटायटिस बी होण्याची जे चान्सेस आहेत ते खूप कमी असतात. त्यामुळे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हे वॅक्सिन आहे, जे आपण या कॅम्पेनद्वारे सुद्धा प्रमोट करतोय की वॅक्सिन हे सगळ्यात जरुरी आहे लहान मुलांना, किंवा ज्यांनी ही वॅक्सिन घेतलेली नाहीये मोठ्या माणसांनी सुद्धा हे वॅक्सिन घेतलं तर त्यांना सुद्धा हेपॅटायटिस होण्याची शक्यता कमी होते. शिवाय जेव्हा आपल्याला माहितीये की एखादी गर्भवती स्त्री आहे आणि ती हेपॅटायटिस बी पॉझिटिव्ह आहे तर तिच्या बाळाला जन्माच्या 24 तासाच्या आत जर हे वॅक्सिन दिलं तर त्याचं सुद्धा आपण प्रोटेक्शन करू शकतो, त्याला पण आपण सांभाळून घेऊ शकतो. त्याशिवाय दुसरी मेथड म्हणजे जे हेपॅटायटिस बी झालेला असेल तर त्यांनी सुरक्षित शारीरिक संबंध ठेवायचे आहेत, कॉन्डोम वापरायचा आहे. शिवाय जे निडल्स किंवा सिरिंज वापरतात हॉस्पिटलमध्ये किंवा त्या व्यतिरिक्त सुद्धा औषधं, घरी सुद्धा औषधं घेण्यासाठी, इन्सुलिन घेण्यासाठी वगैरे जर निडल्स कोणी वापरत असेल तर ते सुद्धा डिस्पोजेबल वापरायचे आहेत. म्हणजे जे एकाच वेळी एकदाच वापरता येतील असे सुया वापरायच्या आणि त्याचा जो विल्हेवाट लावायची आहे ती पण व्यवस्थित, ती कारण जो कचरा उचलणारा असेल त्याला त्याच्यापासून धोका होणार नाही. शिवाय ज्या गोष्टी असतात लाईक रेझर, टूथब्रश, ज्याचा आपल्या रक्ताशी संबंध येऊ शकतो अशा गोष्टी आपण एकमेकांच्या वापरायच्या नाहीयेत, हे तुम्ही त्यांना सांगायचंय. त्याशिवाय जे हॉस्पिटलमध्ये काम करणारे जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा हे जे वॅक्सिनेशन आहे हे कंपल्सरी झालेलं आहे आजकाल, की जर तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये काम करता तर तुम्हाला हे वॅक्सिन घेणं जरुरी आहे, कारण कोणत्याही प्रकारे तुमचा रक्ताशी संबंध येऊ शकतो. त्यामुळे आपण ह्या सगळ्या काळजी हेपॅटायटिस बी होऊ नये म्हणून घ्यायच्या आहेत. नहीं, कई बार जैसे अगर माँ को पता नहीं है कि ये इतना जरूरी है लेना, तो जैसे वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं गए, भूल गए, अगर किसी भी माँ को पता हो कि भाई इस चीज का इलाज नहीं है तो वो नियमित तौर पे जाकर छठे 10वें 14वें हफ्ते पे लगवा लेंगे. लेकिन अगर उनको इस चीज का ज्ञान ना हो और तो उन केसेस में मिस आउट भी कर जाते हैं. तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे हेपेटाइटिस बी से? वी ऑल नीड टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, राइट? एंड दोज हु आर जिनको इन्फेक्शन है वो अपने जांच करवाएं. जो हमारा साइलेंट एपिडेमिक है कि जो 80% लोगों को पता नहीं है कि हमें ये करना है कि हम अपना भी जांच कराएं और और अपने आसपास के लोगों को भी बोलें कि जाके अपना फ्री जांच करवाएं स्वास्थ्य केंद्रों के ऊपर. प्लस जितने लोग कोई पॉजिटिव आता है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है और वो ट्रीटमेंट ऐसा सशक्त है कि उससे आपका वायरस कम हो जाता है, आपके लिवर को डैमेज नहीं करेगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें समझना कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो गया तो उसे क्या करना चाहिए. उसको ये जरूर देखना कि और जो चीजें हैं जिसकी वजह से उसके लिवर डैमेज हो सकता है. अब हेपेटाइटिस बी तो उसके लिवर को डैमेज करेगा ही, लेकिन उसको अपना वेट का कंट्रोल करना चाहिए, मोटापे से बचना चाहिए, उसे अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए और जो चीजें हैं जिससे उसके लिवर को डैमेज हो सकता है उसको कंट्रोल में रखने का है. So I have got 3 slides. I think we are running very bad on time. So I'll just rush through hepatitis C. So hepatitis C का prevalence in general population hepatitis B से काफी कम है. So around 1% है, लेकिन हाँ HIV से फिर भी ज्यादा है. हेपेटाइटिस सी की पॉजिटिविटी हाई देखी गई है जो पीपल ड्रग्स कर लेते हैं, जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं, जहां पर अनसेफ और अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, और हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर. जो इसका कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है बेसिकली इन्फेक्टेड नीडल से है और अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग पियर्सिंग्स. तो आप गांव के अंदर जैसे कई बार आजकल टैटू की बहुत प्रथा है, लेकिन गांवों के अंदर ये तो प्रथा कब से चली आ रही है कि हमने वो टैटू या फिर वो छिदवाने करवाना है.
तो उसके अंदर क्या है कि जब अगर किसी ने स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट नहीं यूज किया या फिर जो उसकी इंक यूज करी है वो इन्फेक्टेड हो, जैसे अगर मेरे को हेपेटाइटिस सी है, एक डिस्पोजेबल नीडल से मेरे लिए टैटू कर दिया और उसी इन्फेक्टेड नीडल से आपने उस इंक के अंदर वही वाली इन्फेक्टेड नीडल डाल दी, तो पूरी की पूरी इंक इन्फेक्ट हो गई। तो उससे क्या है कि जितने भी लोगों को अब ये टैटू किया जाएगा इसके, उन सबको इन्फेक्शन पास ऑन हो सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन रूट्स। इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज पॉसिबल इन हेपेटाइटिस सी, बट ये काफी कम देखा गया है कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हुआ है हेपेटाइटिस सी, बट स्टिल इट इज पॉसिबल। सो हमने प्रिवेंशन कैसे करेंगे? यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेने से, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस के जो भी डिस्पोजेबल, जब भी कभी सुई लग रही हो तो डिस्पोजेबल हो। अगर हम कभी टैटू करवाने जाता है कोई भी, तो उसमें ध्यान रखे कि नीडल, इंक, वेल, हर चीज स्टरलाइज्ड है। कोई कान छिदवाने जा रहा है तो वो भी स्टरलाइज्ड नीडल के साथ कान छिदवाए। और सेफ ब्लड एंड सेफ सेक्स, तो इससे हम हेपेटाइटिस सी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा हेपेटाइटिस सी के बारे में, हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है। जैसे हमने अभी आपको बताया था हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं होती। और हमने ये देखा गया है कि जो जिसके रीजंस अभी तक हम नहीं जान पाए हैं कि अगर किसी को हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस बी में तो आपको बताया था कि 10 से 20% केसेस को ही सारी जिंदगी इन्फेक्शन रहता है। हेपेटाइटिस सी में ये थोड़ा सा उल्टा है कि 10 से 20% केसेस के अंदर ये वॉश आउट हो जाता है। 70 से 80% केसेस के अंदर लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन रहता है हेपेटाइटिस सी में। बट द ओनली गुड थिंग अबाउट हेपेटाइटिस सी इज कि लास्ट 5 से 10 सालों के अंदर कुछ नई ड्रग्स अवेलेबल हुई हैं जिससे हेपेटाइटिस सी से आप का क्योर हो सकता है, कि वो उसका बिल्कुल वो दवाई जाके वायरस को आपकी बॉडी से एकदम साफ कर सकती है। ड्रग्स का नाम है डायरेक्ट एंट्री DAAs और डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल्स। सरकार नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा ये पूरा मुफ्त इलाज दे रही है। और वैसे भी अगर कहीं पर ये चीज उपलब्ध ना हो किसी वजह से, ज्यादा महंगी दवाई नहीं है, कुछ 10 से 15 हजार रुपए महीने का खर्चा होता है इनका। और ये टोटल कोई 3 से 6 महीने का ही ट्रीटमेंट है जिससे आप हेपेटाइटिस सी से टोटली मुक्त हो सकते हैं। सो हेपेटाइटिस सी के बारे में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कोई वैक्सीन नहीं है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सारी जिंदगी रहेगा, लेकिन उपचार अवेलेबल है। उपचार अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, ज्यादा महंगा भी नहीं है और सिर्फ 3 से 6 महीने का है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हम उस टाइम पर ये उपचार लें सिम्टम्स आने से पहले। जब हम एसिम्टोमेटिक हैं तभी उस अपने को टेस्ट करवाएं, और इससे पहले कि वायरस आपके लिवर को ज्यादा डैमेज कर चुका है आप इस वायरस को अपने शरीर से निकाल दें। जब आपके सिम्टम्स आ गए, लिवर में डैमेज हो गया, तो आप वायरस से तो नहीं मरेंगे, लेकिन आप उस टाइम पे लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस की वजह से किसी की मौत हो सकती है। कोई भी हेपेटाइटिस सी से नहीं मरता, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे मरता है। तो जब जितने भी लोग हैं, अगर हमने हेपेटाइटिस सी को खत्म करना है, हमें चाहिए कि सब जाके अपना हेपेटाइटिस सी के लिए टेस्टिंग करवाएं, और जो इसको और तब करवाएं जब वो एसिम्टोमेटिक है। सिम्टम्स आने का मतलब है ऑलरेडी लिवर खराब हो चुका है। एसिम्टोमेटिक लोग जाएं, अपना ट्रीटमेंट करवाएं और टेस्ट करवाएं। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो डरे नहीं, इसका ट्रीटमेंट है, फ्री में अवेलेबल है। और जहां पे फ्री में अवेलेबल किसी वजह से नहीं भी है तो भी ज्यादा महंगा नहीं है, और 3 से 6 महीने के अंदर हेपेटाइटिस सी से अपने को बचा लें। सो बेसिकली हमें क्या, हेपेटाइटिस बी के लिए हमें कि सारी की सारी हमारे देश की जनसंख्या जितने भी लोग हैं सबके सब इसके लिए वैक्सीनेट हो जाएं, और दोनों इन्फेक्शंस के लिए हेपेटाइटिस बी एंड सी के लिए अपने टेस्ट करवाएं, और जल्दी से जल्दी जाकर, क्योंकि ये जो हमारा साइलेंट एपिडेमिक है, जहां पे हमें 90% लोगों को पता ही नहीं है कि वो इन्फेक्टेड हैं, वो पता लगाएं कि और जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट लें। और उससे हमारा ये, अगर ये आज हम 1 बिलियन लोग हमारे, या 1.3 करोड़ जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, ये सब के सब अपना टेस्ट करवा लें और सब वैक्सीनेट करवा लें अपने आप को, तो ये एपिडेमिक इसी साल खत्म हो सकता है। So this is all I have on viral hepatitis, and I'm sure you have some questions. काफी जल्दी you want to repeat something on hepatitis C? हाँ? So मैंने कोशिश तो करी थी क्योंकि टाइम कम है और हम कोरोना भी कवर करना चाह रहे थे. So we'll take the questions in the end, and if there are too many questions, we can have another session this week and continue on that. So over to
प्रतिभा. थँक्यू सर. नमस्कार, माझं नाव प्रतिभा काळे आणि मी मराठीत बोलणार आहे. चालेल ना? चालेल चालेल. तर आपण जी ही वैश्विक महामारी म्हणजे कोविड, ठीक आहे, याच्याबद्दल कोरोना बद्दल खूप काही ऐकतोय सध्या आणि खूप आपण घाबरतोय सुद्धा त्याच्यासाठी. तर बेसिकली हे काय आहे, वैश्विक महामारी म्हणजे काय? तर यापूर्वी सुद्धा अनेक वैश्विक महामारी म्हणजे पॅन्डेमिक होऊन गेलेल्या आहेत आणि त्याच्यात आपण बघितलंय की स्पॅनिश फ्लू किंवा आपण ऐकलं असेल मर्स, सार्स हा रोग किंवा आजकाल जो स्वाईन फ्लू आपण ऐकला आहे. तर हे सगळे जे आहेत ह्यांनी पूर्ण जगाला वेठीस धरून ठेवलं होतं आणि त्याच्यामुळे यांना वैश्विक महामारी असं म्हणतात. आणि याच्यातच आता नवीन जो ऍड झालाय, नवीन जो आपण कोरोना म्हणून जे ऐकतो, नॉवेल कोरोना व्हायरस, हा सुद्धा याच्यात ऍड झालेला आहे. तर काय आहे हा विषाणू? तर हा कोरोनाचा विषाणू जो आहे तो आपल्यासाठी नवीन नाहीये. आपण ह्यापूर्वी सुद्धा सार्स हा रोग ऐकला असेल किंवा मर्स हा रोग ऐकला असेल. तर हा जो कोरोनाचा विषाणू आहे हा याचाच एक भाईबंधू आहे. ठीक आहे, हा जो नवीन कोरोना व्हायरस आला आहे. तर 2019 मध्ये डिसेंबरमध्ये वुहान प्रांतात, चीनच्या वुहान प्रांतात ह्याचा निमोनियाचं काही लक्षण दिसून आले आणि जेव्हा त्यांनी टेस्ट केले तेव्हा त्यांना कळलं की हे एक कोरोना व्हायरस आहे. पण हा कोरोना ज्याचे पूर्वीचे कोरोना व्हायरस होते म्हणजे सार्स वाला कोरोना व्हायरस किंवा मर्सचा कोरोना व्हायरस यांच्यापेक्षा वेगळा होता, म्हणून त्यांनी त्याला नाव दिले नॉवेल. नॉवेल म्हणजे नवीन, नॉवेल कोरोना व्हायरस. तर मूळ म्हणजे वटवाघुळांमध्ये ह्याचा काही अंश आढळला आहे. त्याच्यामुळे जे जागतिक आपलं बेशुमार जंगलतोड होतीये किंवा वाढते आपले शहरीकरण होत आहे, याच्यामुळे हा रोग प्राण्यांपासून माणसांमध्ये आल्याचं आढळून येत आहे. तर आपण ह्या चित्रात बघतोय तसा हा एक गोल सूर्यासारखा दिसणारा व्हायरस आहे आणि त्याच्यामुळे त्याला आपण कोरोना म्हणतो, कारण हा कोरोना म्हणजे हे क्राऊन सारखं जे दिसणारे आहे तर ते त्याला आपण कोरोना म्हणतो. तर आणि आता हे कोविड काय आहे? तर कोविड म्हणजे को म्हणजे कोरोना, व्ही म्हणजे व्हायरस आणि डी म्हणजे डिझीज, कोरोना व्हायरस डिझीज. आणि 19 म्हणजे कारण ते 2019 साली ह्याचे लक्षणं दिसून आलेले आहेत त्यामुळे. तर सर्वप्रथम आपण त्याची रूपरेषा बघितली तर नोव्हेंबर डिसेंबर 2019 मध्ये वुहानमध्ये याची सुरुवात झाली आणि त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये जवळजवळ 19 देशांमध्ये हा रोग पसरला होता तोपर्यंत. म्हणजे एकाच महिन्याच्या आत जवळजवळ अर्ध्या जगाला त्याने त्रस्त केलं होतं. आणि त्यानंतर 2020 मध्ये फेब्रुवारी 2020 मध्ये WHO ने त्याच्यावर खूप स्टडी केलं. म्हणजे WHO म्हणजे जागतिक जी आपली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आहे, जागतिक स्वास्थ्य संघटन जे आहे, त्यांनी याच्यावर स्टडी केला आणि त्याला मग हे कोविड त्या आजाराला नाव दिलं आणि त्याचा जो विषाणू होता तो म्हणजे सार्स कोरोना व्हायरस असं त्याचं नाव देण्यात आलं. पण मार्च होईपर्यंत जवळपास 190 जे देश होते त्याने काबीज केलं या रोगाने आणि त्याच्यामुळे ह्याला वैश्विक महामारी WHO ने हे घोषित केलं मार्च 2020 मध्ये. तर हा रोग कसा पसरतो? आपल्याजवळ खूप सारी माहिती आहे याच्याबद्दल, है की नाही? कदाचित माझ्यापेक्षा सुद्धा जास्त माहिती तुमच्याजवळ असेल सगळ्यांकडे, की आपण एवढं व्हॉट्सअप वरती, फेसबुक वरती, विविध सोशल मीडियावरती, टीव्हीवर याच्याबद्दल एवढं ऐकतोय. त्याच्यामुळे पण ही माहिती आपल्याला पक्की प्रमाणित माहिती मिळणं हे खूप जरुरी आहे. त्याच्यासाठी आपण थोडंसं आज बोलणार आहोत. हे जे आहे मेन म्हणजे ह्याचं पसरण्याचं कारण म्हणजे एक दुसऱ्यापासून हा रोग पसरतो, संसर्गजन्य आहे. आणि मेन म्हणजे श्वास नलिकेद्वारे हा पसरतो. त्याच्यामुळे आपण जेव्हा श्वास घेतो, एखादी व्यक्ती जर संक्रमित असेल आणि ती जर नॉर्मल श्वास जरी घेत असेल तरी हे विषाणू हे हवेत पसरतात. पण हे विषाणू जे आहेत हे थेंबांद्वारे पसरतात. टीबीचा जो मुख्य कारक जो आहे तो हवेतून पसरू शकतो, पण हा जो आहे रोग हा थेंबांद्वारे पसरतो. त्यामुळे काय होतं, हे थेंब जे आहेत ते खूप दूरवर जाऊन पसरवू शकत नाहीत, तर 1-1.5 मीटरच्या अंतरावर ते थेंब जाऊन पडतील, हे की नाही? कारण जे थेंब असतात ते थोडे जड असतात आणि हे विषाणूचे जे थेंब आहेत ते 1-1.5 मीटरच्या अंतरावर जाऊन पसरतात. तर या 1-1.5 मीटर अंतरावर जर ते कोणत्या वस्तूवर पडले किंवा कुणाच्या अंगावर पडले आणि हातांद्वारे किंवा काही वस्तूंद्वारे हे जर आपल्या नाकात, तोंडात
किंवा आपल्या डोळ्यांमध्ये अशा प्रवेश केले जर हे थेंब, तर त्यामुळे ते आपल्या शरीरात आतमध्ये प्रवेश करू शकतात. साधारणतः जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला ह्या रोगाची लागण होते, एक आजारी व्यक्ती आहे आणि त्याच्यापासून एखादा दुसऱ्या व्यक्ती जर त्याच्या संपर्कात आला, तर त्याला जी लागण होणार आहे त्याच्यासाठी 2 ते 14 दिवसांचा हा काळ लागतो. म्हणजे जी लागण झाली आहे ते विषाणू आपल्या शरीरात आलेत आणि त्याच्यानंतर त्याची लक्षणं जे दिसून येत आहेत, तर त्याला किमान 2 ते 14 दिवसांचा हा काळ लागतो. आणि या दरम्यान काय होतंय की हा व्हायरस आपल्या आतमध्ये आलाय आणि आता तो वाढतोय आणि मग त्याची लक्षणं हळूहळू दिसून येत आहेत. तर जेव्हा तो नाकाद्वारे येतोय, तोंडाद्वारे येतोय, तर तेव्हा आपल्याला सगळ्यात महत्वाची लक्षणं काय दिसून येतील, तर आपल्याला सर्दी होईल, आपल्या घशात खवखवणं किंवा कोरडा खोकला होणं, हे सुरुवातीची लक्षणं दिसून येतील. कारण तिथे हा व्हायरस वाढतोय आणि हळूहळू हा व्हायरस आपल्या फुफ्फुसांमध्ये जाईल, श्वासनलिकेद्वारे आपल्या फुफ्फुसांमध्ये जाईल आणि मग तिथे इन्फेक्शन करेल. परंतु ज्या काही परीक्षण झालेलं आहे या व्हायरसचं, त्याच्यामुळे त्याच्यात हे असं आढळून आलंय की 80% लोक जे आहेत यांना अगदी हलका आजार होईल. म्हणजे त्यांना नुसती सर्दी होईल, हलका ताप येईल किंवा नुसतं घसा खवखवणं होईल, कोरडा खोकला येईल, असं होईल. त्यांचा माइल्ड असेल, म्हणजे कमी प्रमाणात हा आजार होईल. असे 80% लोक आहेत. परंतु उरलेले जे 13% लोक आहेत त्यांना मात्र खाली फुफ्फुसांमध्ये हा आजार पसरेल आणि त्यांना निमोनियाचे लक्षण दिसून येतील. निमोनियाचे म्हणजे ताप हा खूप जास्त होईल त्यांना, किंवा श्वास घेण्यात त्यांना त्रास होईल, खोकला पण त्यांना जास्त येणार आहे आणि त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करावं लागणार आहे. तर असे 13% लोक आहेत. शिवाय जे उरलेले 6 ते 7% लोक आहेत त्यांना हा अधिक काबीज करेल हा रोग आणि त्यांना आपल्याला आयसीयू मध्ये म्हणजे क्रिटिकल केअर मध्ये अतिदक्षता विभागात आपल्याला त्यांना ऍडमिट करावं लागण्याची वेळ येईल. त्यांना व्हेंटिलेटर म्हणजे त्यांना श्वास घेणं इतकं मुश्किल होईल की त्यांना आपल्याला कृत्रिम श्वास द्यावा लागेल व्हेंटिलेटरद्वारे. तर त्यामुळे 80% लोक जे आहेत ते माइल्ड असतील, 13% जे आहेत त्यांना निमोनिया होईल आणि उरलेले 6% आपल्याला विशेष काळजी घ्यावी लागेल. तर आता हे ज्यांना निमोनिया होण्याची किंवा अतिदक्षता विभागात भरती करण्याची वेळ कोणावर येऊ शकते, तर त्याचे काही रिस्क ग्रुप आहेत. रिस्क ग्रुप म्हणजे ज्यांचं वय 65 वर्षांच्या वरती आहे असे लोक, किंवा ज्यांना बाकीचे रोग आहेत जसे की डायबिटीज आहे, कुणाला बीपीचा त्रास आहे, रक्तचाप आहे, किंवा ज्यांची रोगप्रतिकार क्षमता कमी झालेली आहे. कशामुळे, तर त्यांना कॅन्सर आहे आणि कॅन्सरचे उपचार ते घेत आहेत, काही किमोथेरपी चालू आहे किंवा काही रेडिओथेरपी चालू आहे त्यांची, असे लोक, किंवा ज्यांना हेपटायटिस झालेला आहे असे लोक, ज्यांचे हृदयविकाराचे ज्यांना त्रास आहेत अशी लोक. तर हे जे आहेत हे त्यांचे रिस्क ग्रुप आहेत. म्हणजे हे त्यांना लागण होण्याची शक्यता पण जास्त आहे, प्लस त्यांच्यात हा रोग जास्त तीव्र असण्याची पण शक्यता आहे. त्याच्यामुळे या लोकांवर आपण विशेष त्यांच्यावर लक्ष द्यायचं आहे. तर आता आपण बऱ्याचशा ठिकाणी या व्हायरसचं बघतो की आर नॉट हा शब्द आपण प्रयोग करतो. तर आर नॉट म्हणजे काय असतं की जर एखादी व्यक्ती संक्रमित असेल तर समोर 10 व्यक्ती आहेत त्यांच्या, तर त्यांच्यापैकी किती लोक मी संक्रमित करू शकते जर मी ग्रस्त असेल तर 10 पैकी जवळपास 2 ते 3 व्यक्ती जे या संक्रमित व्यक्तीच्या जवळ येतील त्यांना हा संसर्ग होण्याचा चान्सेस आहे. त्याच्यामुळे त्या व्यक्तीच्या संपर्कात न येणं, जवळ जास्त 1 मीटरच्या आत न येणं हा सगळ्यात उपायकारक मार्ग आहे. म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग ज्याला आपण म्हणतोय है ना, की जे सामाजिक दूरता आपण निर्माण करतो, की आपण ऍटलिस्ट 1 हाताच्या अंतरावर कुणासोबतही आपण बोलताना किंवा वागताना राहतो, इव्हन घरातल्या घरात सुद्धा. तर हे सगळ्यात जरुरी आहे. त्यानंतर केस फॅटॅलिटी रेट म्हणजे या रोगामुळे किती मृत्यूदर होऊ शकतो हे पण जरुरी आहे. तर जे चायनामध्ये किंवा अमेरिकेत जे स्टडीज झाले आहेत त्याच्यात हा मृत्यूदर जो आहे तो 2 ते 4% आहे. इव्हन भारतात सुद्धा हा सध्या 2 ते 2.5% मृत्यूदर आढळलाय. परंतु इटलीमध्ये हा मृत्यूदर जवळपास 8% झालाय, कारण तिथे जे वृद्ध लोकांची संख्या जी आहे ती जास्त आहे. त्यामुळे वृद्धावस्था, डायबिटिक पॉप्युलेशन किंवा मग ज्यांना बीपीचा त्रास आहे अशी पॉप्युलेशन जिथे जास्त आहे तिथे हा रोग जास्त फोफावतो आणि हा मृत्यूदरासाठी सुद्धा कार्यरत आहे तिथे. तर अगर हमने इस एपिडेमिक को एकदम खत्म करना है तो हमें ये जो इसका रिप्रोडक्शन रेट है, वी नीड टू ब्रिंग इट डाउन टू समथिंग क्लोज टू 1. अगर जितना भी एक
बिल्कुल एक जना कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। अगर वो 1 से 2 पे नहीं जाता, ये लॉकडाउन का मतलब यही है कि हम उसको इतना नीचे लेकर आए, 1 के जितना करीब आ सकते हैं। जब वो 1 पे आ जाता है तो वो एपिडेमिक खत्म। और ये इसीलिए हमें अभी इसके अंदर जो हमारा लॉकडाउन है, जितने भी लोग एक्चुअली इसके अंदर इसको हेल्प करते हैं लॉकडाउन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज ये एपिडेमिक बढ़ता ही चला जाएगा। बिलकुल, हा आर नॉट जो आहे तो आपल्याला बिलकुल 2 पेक्षा कमी म्हणजे 1 च्या आसपासच ठेवायचा आहे. कारण एक संक्रमित व्यक्ती जर 2 पेक्षा जास्त लोकांना संक्रमण करेल, मग ते 2 लोक अजून 4 लोकांना करतील, ते 4 अजून 8 लोकांना करतील. त्यामुळे हे जर संक्रमण आपल्याला थांबवायचं असेल तर आपल्याला हा आर नॉट खूप कमी म्हणजे 1 च्या जवळपास आणायचा आहे. त्यामुळे ही महामारी जी आहे ती तिथेच थांबेल. आणि ह्याच्यासाठी हे सोशल डिस्टन्सिंग किंवा हे लॉकडाऊन जे आहे हे खूप जरुरी आहे. तर अजून काय तरी प्रकार आहे जेणेकरून हा व्हायरस पसरू शकतो. तर आपण बघितलंय की हा व्हायरस जो आहे तो थुंकीद्वारे किंवा नाकातून जे थेंब आहेत त्याद्वारे विविध वस्तूंवर जर पडला तर तो जर टिश्यू पेपरवर पडला किंवा एखाद्या रुमालावर पडला तर तो किती वेळ पर्यंत तिथे जीवित राहू शकतो ह्याच्या पण स्टडीज झालेल्या आहेत. आणि आपण टीव्हीवर बघितलेलं आहे की त्यांनी सतत आपल्याला सांगत राहतात की तोंडावर काहीतरी टिश्यू पेपर घेऊन त्याच्यात शिंका किंवा त्याच्यातच खोकला करा. पण हा जो टिश्यू आहे त्याच्यावर 3 तासांपर्यंत हा व्हायरस जिवंत राहू शकतो. त्याच्यामुळे आपल्याला हे काळजी घ्यायची की जो शिंकल्यानंतर तो टिश्यू जो आहे, तो कागद जो आहे, तो रुमाल जो आहे त्याची व्यवस्थित विल्हेवाट लावायची आहे. रुमाल असेल तर तो आपण साबणाच्या पाण्याने धुवायचा आहे. जर टिश्यू असेल तो व्यवस्थित आपण कचरा कुंडीत टाकायचा आहे जी झाकलेली आहे. त्यामुळे आपण इतरांना हा रोग पसरवणार नाही. शिवाय कपड्यांवरती पण जर आपण कुठे गर्दीच्या ठिकाणी जात असू तर तिथे संसर्ग होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत आणि हे थेंब आपल्या कपड्यांवर पडण्याचे चान्सेस पण जास्त आहेत. तर त्यामुळे कपडे व्यवस्थित रोज साबणाच्या पाण्याने, गरम पाण्याने धुणं हे जरुरी आहे. शिवाय बँकेचे नोट जे आहेत त्याच्यावर सुद्धा हे विषाणू असू शकतात. त्याच्यामुळे त्यांची पण आपण देवाणघेवाण नीट व्यवस्थितपणे करायची आहे. गर्दीच्या ठिकाणी जाणं आपण टाळाय. शिवाय डिजिटल ट्रान्झॅक्शन आपण करत असू कार्डद्वारे तर ते सगळ्यात जास्त चांगलं आहे. जे भांडी आहेत त्या भांड्यांवर सुद्धा हे थेंब पडू शकतात आणि ते रोग पसरवू शकतात. म्हणजे शेजाऱ्यांनी आपल्याला काही भांड्यात आणून दिलं आहे साखर आणि त्या भांड्याला जर बाहेरून ते थेंब लागलेले असतील आणि आपण त्याच हाताने साध्या हाताने जर ते त्याला हात लावला तर ते आपल्यालाही पसरू शकते. त्याच्यामुळे भांड्यांचं व्यवस्थित धुणं हे जरुरी आहे. त्याची लक्षणं मेन तर काय आहेत मी आता सांगितलं, सर्दी, खोकला, श्वास घ्यायला त्रास, ताप किंवा निमोनिया हे आपल्याला लक्षणं मेन म्हणजे दिसू शकतात. आणि आपल्याला हा रोग कसा पसरतो हा पण आपण बघितला आहे. तर आपण आता स्वतःची काळजी कशी घ्यायची हे सगळ्यात जास्त जरुरी आहे, है की नाही. आजकाल आपण बघतोय की सगळे लोक मास्क लावून फिरतायत, है की नाही. तर काय आहे हा मास्कचा रोल काय आहे हे हा संसर्ग रोखण्यासाठी. तर 2 गोष्टी आहेत. एक तर जर एखादी संक्रमित व्यक्ती आहे आणि नॉर्मल श्वास घेताना सुद्धा हा विषाणू पसरवत आहे तर त्यांनी जर मास्क लावला, त्यांना मास्क लावणं जरुरी आहे. कारण त्यांनी जर मास्क लावला तर ते दुसऱ्यांना संसर्ग होणं टाळू शकतात, है की नाही. तर त्यांच्यासाठी जे आपले सर्जिकल मास्क आहेत किंवा जे मेडिकल मास्क आहेत ते जरुरी आहेत. पण नॉर्मल व्यक्ती जे आहेत त्यांनी जर मास्क लावला किंवा आपलं तोंड, नाक जर झाकलं तर त्यांची पण सुरक्षा होऊ शकते. पण सर्वांनी हा सर्जिकल मास्क लावणं जरुरी नाहीये. कारण विविध स्टडीजमध्ये असं आढळून आलंय की हे जे सर्जिकल मास्क असतात आपण बघितलंय की ना सगळेजण जे हॉस्पिटलवाले मास्क असतात ते लावून फिरतात. पण हे जे मास्क असतात ते डिस्पोजेबल असतात आणि ह्यांची जी कार्यकाळ आहे तो जास्तीत जास्त 6 ते 8 तासच हे आपल्याला फायदेमंद होऊ शकतात. ठीक आहे. त्याच्यामुळे ते 2-3 दिवस सतत लावून फिरणं हे काही त्याच्याबरोबर हा इलाज नाहीये. शिवाय त्याची व्यवस्थित विल्हेवाट लावणं ही पण जरुरी आहे. हे डिस्पोजेबल आहे की नाही. त्याच्यामुळे त्याची विल्हेवाट लावणं पण जरुरी आहे. आणि जर ती व्यवस्थित नाही झाली तर त्याच्यामुळे सुद्धा संक्रमण होऊ शकतं. त्यामुळे घरातल्या घरात ज्यांना राहायचं आहे किंवा ज्यांना रोजच्या कामांसाठी म्हणजे दूध आणायला, भाजी आणायला बाहेर जायचं आहे, एवढ्याच गोष्टींसाठी बाहेर जायचं आहे, ज्यांचा गर्दीत जायचा संबंध नाही, त्यांनी घरातल्या घरात सुद्धा 3 परत असलेला कपडा किंवा रुमाल घेऊन किंवा स्कार्फ घेऊन जर तो बांधला स्कार्फ मास्क सारखा तर तो सुद्धा पुरेसा आहे. आणि हे प्रमाणित केलंय WHO ने सुद्धा की जर आपण घरगुती मास्क जे आहेत रोजच्या कामांसाठी ते आपण वापरू शकतो. जर बाहेर जायची आपल्याला गरज पडली तर, गर्दीच्या ठिकाणी आपल्याला जावं लागलं कधी तर हे कपड्याचे मास्क सुद्धा इक्वली चांगले आहेत. सर्जिकल मास्क आणि जे मेडिकल N95 जे आपण म्हणतो ते मास्क आहेत ते आपण सुरक्षित ठेवायचे आहेत.
जे हॉस्पिटलमध्ये काम करतायत, ज्यांचा खूप लोकांशी संबंध येतोय, ज्यांचा पेशंटशी संबंध येतोय त्यांच्यासाठी. तर आपण आता निश्चितच आपल्याला समजून येईल की हे थेंब आपल्यावर पडतायत, ह्या भांडणांवर पडतायत, हे टाळण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं काम काय आहे तर हात साफ असणं. ठीक आहे, आपले हात सतत धुणं, कारण आपण वेगवेगळ्या गोष्टींना टच करतोय, त्याचा संपर्क येतोय, तर त्या हातांद्वारेच आपल्याला 80% आपण ते विषाणू जे आहेत ते आपल्या संपर्कात येत आहेत. तर हात धुणं हे सगळ्यात जरुरी आहे आणि ह्याचा एक सरळ उपाय तुम्हाला आज मी सांगणार आहे. ठीक आहे, तर आता आपण सगळ्यात कारिगर म्हणजे काय आहे तर साबण आणि पाणी. ठीक आहे, कोणताही साबण आणि पाणी हे सगळ्यात जरुरी आहेत हा व्हायरस धुण्यासाठी. ठीक आहे, जेव्हा साबण आणि पाणी आपल्याला उपलब्ध नसेल, लाईक आपण बाहेर गेलोय कुठे है ना, बँकेत गेलोय आणि तिथे आपल्याला संपर्क आलाय वेगवेगळ्या गोष्टींची, तर तिथे आपल्याला साबण आणि पाणी उपलब्ध नाहीये, तर तिथे आपण सॅनिटायझर वापरू शकतो. ठीक आहे, पण सॅनिटायझर घरात राहून सॅनिटायझर वापरण्याचा काही एक अर्थ नाही. आपण तिथे घरात असतो तेव्हा आपण साबण आणि पाण्यानेच हात धुवायचे हे सगळ्यांना आपण सांगायचंय. तर मी आता तुम्हाला काही गोष्टी शिकवणार आहेत आणि त्या तुम्ही माझ्यासोबत करायच्या आहेत. ठीक आहे, तर ह्याचे जे स्टेप्स आहेत, 6 स्टेप्स आहेत साबण आणि पाण्याने हात धुवायच्या, तर ते कसे करायचे आहेत हे तुम्ही शिकायचंय आणि तुमच्या आसपासच्या सगळ्या लोकांना ते तुम्ही सांगायचंय. खूप सोपा टेक्निक आहे जेणेकरून आपला पूर्ण हात जो आहे तो स्वच्छ होतोय. आपण ऐकलं असेल की 20 सेकंद आपल्याला हात धुवायचे, पण 20 सेकंद असं करण्यात आपल्याला खूप बोर होतं है की नाही, आणि ह्याच्यात पूर्ण आपला हात साफही होत नाही. तर मी आता तुम्हाला सांगणार की कसं आपण हात साफ करायचा आहे. तर आपण साबण किंवा सॅनिटायझर घ्यायचं आहे आपल्या हातात. सगळेजण करा हे. आता सपोज तुम्ही हातात साबण घेतलाय, 1 2 3 4 5 5 वेळा आपण असं करायचंय. 5 वेळा, 1 2 3 4 5. ठीक आहे, समोरचा भाग आपला साफ झालाय. मग आपल्या हाताच्या हे बोटांमधले जे जागा आहे त्यांना 1 2 3 4 5. ठीक आहे, मग दुसऱ्या हाताचं 1 2 3 4 5. ठीक आहे, मग आपले हे जे नख आणि आतले पोर्ट आहे त्याला 1 2 3 4 5 आतमध्ये असं. ठीक आहे, 1 2 3 4 5. ठीक आहे, मग समोरची बाजू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ओके, मग आपला अंगठा राहिलाय हे की नाही, बोटं तर आपण कव्हर केली, मग अंगठ्यासाठी पण आपण 1 2 3 4 5 करणार आहोत. 1 2 3 4 5. आणि शेवटी आपलं रिस्ट म्हणजे आपलं हे जे मनगट आहे ते देखील आपण साफ केलंय आणि आता आपले हात जे आहेत ते व्यवस्थित साफ झालेले आहेत. 20 सेकंद 25 सेकंद आपण ह्याच्यासाठी वापरलेले आहेत. ठीक आहे, तर सगळ्यांना ही टेक्निक समजली आता है ना, आणि ही आपण सगळ्यांना सांगायची आहे. साबण सुद्धा आपण अशाच करायचंय, साबण असंच करून मग धुवायचंय पाण्याने. ठीक आहे, लक्षात आलंय. आता ऍटलिस्ट हे सगळं तुम्ही त्यांना सांगितलं तर 80% आपला हा रोग कमी होऊ शकतो स्वच्छ हात धुण्याने आणि गर्दीच्या ठिकाणी मास्क वापरण्याने. ठीक आहे, मग त्यानंतर शिंकताना किंवा खोकला करताना आपण रुमाल, टिश्यू पेपर हा आपल्या जवळ ठेवायचा आहे, किंवा काहीच नसेल तर आपण असं काखेत शिंकायचंय किंवा ह्याच्यात आपल्याला कोपऱ्यामध्ये आपण हे करू शकतो, खोकला करू शकतो. जर आपल्याला लक्षण दिसून आले की ताप आलाय बाबा, खोकला झालाय, तर पटकन आपण डॉक्टरांकडे जायचंय आणि त्यांचा सल्ला घ्यायचा आहे. स्वतःच्या मनाने आपण कोणताही इलाज करायचा नाहीये की हा औषध घ्या, क्लोरोक्विन घ्या, हे घ्या, असं कोणतंही स्वतःच्या मनाने आपण दवाई घ्यायची नाहीये. डॉक्टराच्या सल्ल्यानेच आपण कोणतंही औषध घ्यायचंय. ठीक आहे, सार्वजनिक जागांमध्ये थुंकणे हा सगळ्यात एक इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे जी आपण टाळू शकतो. हे तुम्ही सगळ्यांना सांगायचंय की बिलकुल कोणी थुंकायचं नाही आणि कोणी थुंकत असेल तर त्यांना थांबवायचंय की सार्वजनिक जागांमध्ये थुंकू नये. शिवाय आपल्या हाताने आपण सतत डोळे, नाक यांना टच नाही करायचंय, म्हणजे त्यांचा संपर्क करायचा नाहीये. तर ह्या सगळ्या साध्या सोप्या गोष्टी आहेत जेणेकरून आपण बिलकुल स्वस्थ राहू शकतो. या कोरोनाचा जो विषाणू आहे तो आपल्यामध्ये येऊ शकणार नाही. ठीक आहे, तर विशेष काळजी आपण घ्यायची. जे वृद्ध लोक आहेत ज्यांना डायबिटीसचा त्रास आहे त्यांनी आपली औषधं त्यांच्याजवळ सोबत ठेवायची आहेत थोडी एक्स्ट्रा. त्यांनी आपल्यासोबत, त्यांना सतत बाहेर जावं लागू नये म्हणून त्यांनी थोडंसं धान्य त्यांच्याजवळ सोबत ठेवायचंय, पण पॅनिक बाईंग करायचं नाहीये, पण त्यांच्या स्टॉक त्यांनी आपल्याजवळ ठेवायचा आहे. शिवाय या लोकांना मानसिक सपोर्टची खूप जरूरत असते, जशी आमची एम्पॅथी कॅम्पेन आहे आणि याच्यात आम्ही हेपॅटायटिस विरुद्ध जे लढा लढतोय, जे हेपॅटायटिस पीडित लोक आहेत त्यांना आम्ही इमोशनल सपोर्ट देतोय, त्यांना आम्ही मेंटल सपोर्ट सुद्धा देतोय की नाही तुम्ही आमच्यातलेच आहात, तुमचा इलाज होऊ शकतो आणि हे लोक पण नॉर्मल एक जीवन जगू शकतात. तसंच कोरोना सोबतही आहे, ह्यांच्याशी पण आपण एम्पॅथी ठेवायची, म्हणजे हे लोक सुद्धा एक नॉर्मल जीवन जगू शकतात. जर त्यांनी योग्यरित्या काळजी घेतली तर हे पूर्णपणे ठीकही होतात.
ठीक आहे. आणि शिवाय ते दुसऱ्यांना संसर्गही करणार नाहीत. तर त्यामुळे आपण त्या लोकांना समजून घ्यायचंय, त्यांना योग्य माहिती द्यायची आहे की हा रोग कसा पसरवू नये, है ना. तर हे सगळं तुमच्या हातात आहे आता. महाराष्ट्र सरकारने खूप छान एक वेबसाईट त्यांनी त्यांच्या आपल्या वेबसाईटवर पूर्ण डॅशबोर्ड वरती त्यांनी सांगितलं की किती लोक कोणत्या कोणत्या क्षेत्रात किती इन्फेक्शन आहेत तिथे, आणि शिवाय त्यांचे हेल्पलाईन नंबर सुद्धा त्यांनी उपलब्ध करून दिलेले आहेत. तर महाराष्ट्र सरकारचे हे जे हेल्पलाईन नंबर आहेत ते ऍक्टिव्ह आहेत. तिथे तुम्ही ईमेल करू शकता, त्यांना फोन करू शकता. तर ह्या नंबरवर फोन करून तुम्ही माहिती मिळवू शकता, जी खरीखुरी माहिती आहे, अफवा नाहीये. तर त्याच्यामुळे ती माहिती तुम्ही मिळवू शकता आणि माहिती ही तुम्ही दुसऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचू देखील शकता. आता खूप वेळा प्रॉब्लेम येतो की गर्भवती स्त्री असेल आणि तिला जर कोरोना झाला असेल तर काय काळजी घ्यायची. तर त्यांनी सुद्धा हीच काळजी घ्यायची की हात धुणं, मास्क लावणं किंवा मग दुसऱ्यांपासून 1 मीटरच्या अंतरावर उभं राहणं, ह्या सगळ्या काळजी त्यांनी घ्यायच्या आहेत. स्तनपानातून हा जो कोरोना आहे तो पसरत नाही, परंतु स्तनपानाच्या वेळेस जे बाळ असतं ते खूप नजीक असतं आईच्या, त्यामुळे त्यांनी तेव्हा हात धुणे आणि मास्क लावणे हे सगळे प्रकार करायचे आहेत. ठीक आहे. आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सगळे मेडिकेशन्स किंवा जे काही प्रक्रिया आहेत त्या करायच्या आहेत. आता सध्या आपण घरात लॉकडाऊन झालेलो आहोत, है की नाही, सगळेच जण घरात आहेत. तर त्याच्यामुळे त्या गोष्टीची सुद्धा काळजी घ्यायची आपण, आपल्या घरातल्यांची, आपली स्वतःची. व्यवस्थित आहार, धूम्रपान किंवा जे मद्यपान आहे ते टाळायचंय, कारण यामुळे काय होईल, आपल्याला काही दुसरे आजार होऊ शकतात आणि त्याच्यासाठी आपल्याला दवाखान्यात पळावं लागेल आणि कदाचित त्या सोयी आपल्याला उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत. म्हणून हे सगळं आपण अवॉइड करायचंय आणि योग्य माहिती मिळवायची आहे, योग्य माहिती पसरवायची आहे. हे आपलं सगळ्यात मोठं कर्तव्य आहे. ठीक आहे. थँक्यू. So we went beyond the schedule, and I hope this was useful. So I think I'll check with Dr. Raj Bhandari. Sir, how do we do the question answer? Because we have another session coming up in 15 minutes, and our IT team is already here to set it up. So, Dr. Sir, can you guide us? Like, can we, important questions which you think which we can cover on some comments, some remarks? Dr. Bhandari? Hello, sir, can you hear me? शायद वो सर मुझे लगता है कि काफी इंफॉर्मेटिव रहा सेशन. ओके. और अगर आपको अभी टाइम नहीं है तो मुझे लगता है कि हम क्वेश्चन बाद में भी ले सकते हैं. मतलब मैं सब फेलोज को बोल के क्वेश्चन हम ईमेल पे लेके हम वो उसको सर्कुलेट भी कर सकते हैं, उसके आंसर. और अगर चाहिए तो इस हफ्ते हम एक और सेशन भी कर सकते हैं जिसमें बेसिकली जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको हमने जो हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत है, कुछ हमारा वेबसाइट पे देख सकते हैं. हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में उनके एरिया में क्या किया जा सकता है, कुछ थोड़ा सा अपना उस हिसाब से क्वेश्चंस बनाकर कुछ स्ट्रक्चर्ड एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन कर सकते हैं. कोरोना वायरस के ऊपर भी अगर कुछ डिस्कशन है और क्वेश्चंस हैं तो वी कैन डू दैट. कैन वी डू अनदर सेशन दिस वीक? Sure, sir. They can email the queries. नहीं, emails. आणि मग ते नेक्स्ट इसमें हम वो क्वेरीज. मतलब I will check if we can have a session today evening itself. I'll check with on availability और जैसे जो भी slots available हैं. So then we can actually link again. ठीक है सर. So any important question you wanted us to verify or something, maybe one or two things? हेलो, किसी को क्वेश्चन है कोई इम्पोर्टेंट? हाँ सर, मुझे भूषण ताड़े. सर, जो आपने हेपेटाइटिस बी का क्रोनिक का जो बता दिया है, तो वायरस बॉडी में सर्वाइव कितने दिन रहता है? क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का वायरस, जो ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी चा जो व्हायरस आहे तो एकदा शरीरात प्रवेश केला तर तो लिव्हर मध्ये जाऊन गुपचूप बसून राहील. ठीक आहे. आणि जेव्हा कधी आपली प्रतिकार क्षमता जेव्हा कमी होते
तेव्हा त्याच्यात वाढ व्हायला सुरू होते. ठीक आहे. तर जेव्हा कधी पहिल्यांदा आपल्या शरीरात हेपॅटायटिस बीचा व्हायरस आलाय तेव्हा आपल्याला अक्यूट हेपॅटायटिस होतो. ठीक आहे, अक्यूट होतो आणि आपल्या बॉडीमध्ये त्याची रोगप्रतिकार क्षमता निर्माण होते. पण ही जर प्रतिकार क्षमता कमी झाली तर तो व्हायरस परत आपलं डोकं वर काढतो आणि परत तो लिव्हर मधून बाहेर येऊ शकतो. ठीक आहे. त्याच्यामुळे असं स्पेसिफिक टाइम नाहीये की इतके दिवसांपुरताच तो राहील, तो लॉंग टर्म पर्यंत राहू शकतो. जर योग्य काळजी घेतली नाही लिव्हरची त्यावेळेस तर तो जास्त काळ सुद्धा आपल्याला म्हणजे आयुष्यभर सुद्धा आपल्या सोबत राहू शकतो. त्याच्यामुळे तो एकदम खात्मा करणं हेपॅटायटिस बीचं हे मुश्किल आहे. म्हणजे त्याच्यावर मेडिसिन वगैरे नाही का? म्हणजे 20% तुम्ही जसं सांगलं ती. हा नाही, जे मेडिसिन्स आहेत त्याचा ते कमी करू शकतात पण झिरो होणार नाही कधीच. ठीक आहे. त्याचं जे लेवल आहे ते कमी होईल जेणेकरून आपलं लिव्हर थोडं काम करणं सुरू करेल आणि लक्षणं कमी होतील पण एकदम झिरो होणार नाही त्याच्याने. टोटल क्योर, वो आपको बॉडी से उसको वायरस को साफ कर दे, ऐसी दवाइयां अभी अवेलेबल नहीं है. सर वन सर कुछ नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के कुछ ग्रामीण इलाकों में, हेलो सर आई एम ऑडिबल? कुछ ग्रामीण इलाकों में कुछ आयुर्वेदिक दवाएं दी जाती है सर, क्या वो कितने मायने में सही है? देखिए मुझे यहाँ पर ना पीछे मैं फार्मा को विजिलेंस भी देख रहा था तो उसके अंदर हमने यहाँ पर ऑन एन एवरेज एक सप्ताह के अंदर वो एक पेशेंट तो ऐसा आता है जिनको किसी न किसी बाबा ने या किसी ने बोला हो कि आयुर्वेदिक दवा लें, तो वो उसमें क्या करता है कि भाई उससे लिवर के ऊपर बहुत क्षति होती है, जिसका लिवर बेसिकली, एक चीज मैं बताना भूल गया एंड हम कवर नहीं किए हैं कि अगर किसी का लिवर डैमेज है उसको बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ऐसे अनऑथराइज जगह से कोई दवा का सेवन, जैसे होता है ना कभी कभार हम जिम जाते हैं वहां पर प्रोटीन्स और ये मल्टीविटामिन्स, उसको दवाई, जिसका लिवर डैमेज हो उसको कोई भी दवाई का सेवन ये पूरा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करना चाहिए. आयुर्वेदिक ड्रग्स ये कुछ इन सारे जो हमने बताया था जितने केमिकल्स और दवाइयां हम खाते हैं इन सबका मेटा ब्रेकडाउन लिवर के लेवल पे होता है. तो अगर हम ये कुछ ऐसे ही हम ओवर द टॉप कुछ खाते चले जाएं तो उससे लिवर को और क्षति पहुंच सकती है. तो प्लीज किसी, ये जो गांव के अंदर मतलब कहीं पर भी, दिल्ली के अंदर भी ऐसा होता है, हमारे पास काफी केसेस आते हैं. सो वो बिल्कुल भी ऐसी चीजें का सेवन नहीं करना चाहिए जो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ना ली हो. डॉक्टर भंडारी लाइन सर. So I think I have Dr. Gaurav prompting me to because the next team is also already standing. So we will try to find out slot. We'll coordinate with Amol and Dr. Bhandari sir. And I'm sure you have a lot of questions. Maybe based on what we have, जो आपको आज बताया उसके बेसिस के ऊपर आपका कितना relevant है, क्या चीज irrelevant थी, आप वहाँ पे इसको कैसे use कर सकते हैं. Maybe you can jot it down. And in the next few days, we can have another session in which maybe we'll try to accommodate even more than 100 and have a fruitful discussion at that time, because अभी जैसे जल्दी में करने में तो it will not be very structured. Amol, what do you say? Correct sir. अलग सेशन ही कर सकते हैं. एक और सेशन कर लेते हैं. And I think this will give some time to people to think about. And I also request Dr. Pratibha to also join in. So in COVID के बारे में भी आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो, so you can ask us on that. Okay. So thank you sir. So I thank you all for sparing the time, and it's very encouraging to see that all throughout total 100 people were online. So and big thanks to Gaurav and the entire IT team who stood by us and giving us support, and also to a big thanks to Dr. Bhandari for making this possible. Big thanks to Amol and Pratibha. She has been very invaluable. So I will not thank you. So it is a very small word for that. Pleasure is all mine and तुम्हा सगळ्यांशी रुबरू होऊन मला पण खूप चांगलं वाटलंय आणि आता हा आमचा जो मेसेज आहे तुम्ही सगळ्यांपर्यंत पोहोचवणार आहात. ठीक आहे ना? Yes, ma'am. So it was a really big pleasure in getting to see you all guys,
And so let's connect once again in a couple of days, and hopefully very soon. So please make notes on what you want to do. We have to work together, and let's make this partnership very fruitful. Yes, So sir. thanks. Yes. Thanks. So bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, Goodbye. sir. Thank you, sir.